हे माय लवलीज पार्ट, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नहीं आ रहा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे जरूर बताइएगा। देन चलिए हम शुरू करते हैं इस एक्सीडेंटल मैरिज को, जो कि थोड़ा सा फनी भी होने वाला है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। हम शुरू करते हैं हॉस्पिटल के एक सीन से, जहाँ पे हमारा जो वांग जी है वो उसे पुलिस में भर्ती होना था। दैट्स वाई वो अपना चेकअप कराने के लिए आया था। वो जैसे चेकअप कराकर बाहर निकलता है तभी उसे वहां पे उसके अंकल दिख जाते हैं। अंकल को देखते ही वांग जी कहता है, अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसकी बात सुन करके ली हिशेंग और क्रिस दोनों उसके पास आते हुए कहता, क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता, अंकल यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी अंदर से एक डॉक्टर आती हुई कहती है, ये लीजिए अपनी बेटी को पकड़िए। और वो बेटी हमारे वांग जी के हाथ में पकड़ा दिया जाता है। वांग जी कहता है, ये मेरी नहीं है। वो डॉक्टर मुंह बनाते हुए कहती है, आपकी नहीं है बट आपके पापा की तो है। इतना सुनना हुआ ही था। वांग जी कहता, पापा की बेटी? और वो उस बेबी को देखती है। उसे देखने के साथ ही वांग जी शॉक्ड होते हुए कहता है, पापा अंकल ये सब क्या लगा रखा है आपने? हाँ। लैन किरण थोड़ा शर्माते हुए कहते हैं, एक्चुअली मैं जब जिस दिन तुम पुलिस कोटा के लिए जाने वाले थे ना, तो मैं तुम्हें छोड़ने गया था। वांग जी कहता है, हाँ तो? रास्ते में मुझे इसकी मम्मी मिल गई थी। तो बारिश हो रहा था और बारिश के टाइम पे तो वांग जी दांत पीसते हुए कहता है, आपका मैटरनिटी का धंधा चलता है ना? कई सारे ब्रांच है इस शहर में, तो क्या आप उनमें से अपने लिए किसी यूजफुल चीज को जस्ट लाइक कंडोम यूज नहीं कर सकते थे? अंकल किरण कहते थे, यूज किया था, लगता है शायद वो फेल हो गया। इतना सुनना हुआ ही था तो वांग जी दांत पीसते हुए कहता, फेल हो गया? मुझे लगा था कि आप मेरे लिए आंटी लेकर आएंगी, क्योंकि आप आंटी से बहुत प्यार करते थे ना, तो आंटी के बिना तो आपको रह नहीं जाता होगा। पर आप तो मेरे लिए बहन लेके आ गए। मैं इसका क्या करूँ? चार डालू? हमारे घर में सिर्फ लड़के ही लड़के हैं, मैं इसका क्या करूँ? तो क्रिस ना उस छोटी सी बेबी का नाम ले सॉरी गोद में ले लेता है और कहता है, वैसे अंकल जी इसका नाम क्या रखा है आपने? लैन किरण कहते हैं, बेबी अभी बस 7 दिन की है तो नाम नहीं रखाया गया है, और उसकी मॉम नहीं रही इस दुनिया में। उतना सुनना हुआ था तो सब लोग थोड़े से सैंटी हो जाते हैं। और फिर लेकिन वांग जी फिर से कहता है, अब इसके लिए दूसरी मॉम लाने का विचार तो नहीं कर रहे ना? ऑलरेडी आपकी शादियां हो चुकी है, इसकी मॉम इस दुनिया में नहीं रही, अब आप इसके लिए मॉम तो नहीं लाएंगे ना? अंकल किरण कहते हैं, नहीं नहीं मैं इसके लिए मॉम नहीं लाऊंगा, तुम शादी कर लो। तो वांग जी कहता, वाह वाह बेटे वाह, मतलब मुझे लगा था कि आप आंटी लेके आएंगे तो मेरा ख्याल रखेंगे, घर में इतने सारे लोग उसके लिए खाना पकाएंगे, हम लोग खुद पका पका के थक गए हैं। लेकिन नहीं, आपको तो हमारे लिए एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया लानी थी। इसका मैं क्या करूं? तभी कुछ बदबूदार एहसास होता है, जिसे देखने के बाद सब इधर उधर ओ कर रहे होते हैं। तभी क्रिस कहता है, सर बेबी ने पोटी कर दिया सर। वांग जी भी लाइक और सब इधर उधर भाग रहे होते हैं। अंकल किरण कहते हैं, ये मुझसे नहीं होता पर दो मैं करता हूँ। इतना बोल उसे हॉस्पिटल के वॉशरूम में ले जाकर के, बेबी ने डायपर पहना हुआ था, उसकी पोटी को वो साफ कर देता है। और फिर वो वांग जी से कहता है कि चलो हम बेबी के लिए ना दूसरा डायपर खरीद कर ले आते हैं। तब तक क्रिस तुम ना बेबी को संभालना, और नीजेंग तुम भी। इतना बोल करके उसको वहीं छोड़ देता है और वो वांग जी को लेकर के डायपर लाने के लिए चला जाता है। वांग जी तो खींच खा रहा होता है। बगल के ही सुपरमार्केट में वो दोनों आए हुए थे, जहां पे उसने अपने शॉप का मैटरनिटी सामान देख करके अंकल किरण को बड़ा अच्छा लग रहा था। और अंकल किरण ना मैटरनिटी का सारा आइटम बेचते थे, उसमें कॉन्डोम्स वगैरह भी कभी कभी ऐड हो जाता था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का। दैट्स वाई फिर वो खुश हो जाते कहते, देखो देखो वांग जी, ये मेरे शॉप का सामान यहाँ पे भी अवेलेबल है। वांग जी खींचते हुए कहता है, हम बेबी के लिए डायपर लेने आए हैं, ना कि ये मैटरनिटी आइटम, रख दीजिए उधर उसको। और खींचते हुए दूसरे साइड चला जाता, कहता ठीक है। तभी अंकल वापस से ना अपना मैटरनिटी वाला सामान देख रहे होते, जिसके हाथ में ना एक कॉन्डम का बोतल था, एक स्टील का दूध का बोतल था। दोनों को देखते हुए कहता, दोनों तो अच्छे लग रहे हैं, पैकेजिंग अच्छी नहीं लग रही है, इसको पैकेजिंग को थोड़ा सा चेंज कराना होगा। तभी वहां पे एक लेडीज आती है, आते कहती है, आप क्या ढूंढ रहे हैं?
अंकल फ्लर्ट करते हुए कहते हैं, आप जो दे दे मैं आपको वही प्रोवाइड कर दूंगा, बोलिए आपको क्या चाहिए। तो वैसे आप मुझे बता सकते हैं कि निप्पल से दूध कैसे पीते हैं छोटे बच्चे को। वो लेडी शर्माते हुए कहती है, एक्चुअली में वैसे निप्पल से दूध बड़े बच्चे भी पीते हैं अंकल। और फिर वो चिल्लाते हुए कहता, वांग जी बड़े बच्चे के लिए भी निप्पल्स आते हैं क्या। वो लेडी कहती है, धत तेरी की, आप भी ना। वैसे आप चाहे तो दूसरे वाले का यूज कर सकते। इतना बोल करके वो लेडी अंकल किरण को ऐसे हाथ से ना कंधे पे धक्का देकर निकल जाती है। अंकल किरण भी लाइक हाय ऐसे कर रहे होते हैं। अब भांगी जैसे सुनता है ना पूरा ना वो सुपरमार्केट ना हिल रहा था, क्योंकि वो बहुत जोर से बोले हुए थे अंकल, दैट्स वाई। तो जो हमारा वांगजी था वो कहता है, अंकल भी ना नहीं सुधरेंगे। तभी वो ढूंढ रहा था डायपर वाले सेक्शन में डायपर को। उसे सारी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि सब पे लिखा हुआ था 1 2 2 5 1 2 3, उसको बेबी वाला मिल ही नहीं रहा था। तभी वहां पे एक लेडीज आती है जो कि डायपर से ले रही थी। कहती, एक्सक्यूज मी। कहती, हाँ क्या मुझे आप डायपर का साइज बता सकती हैं। तो कहता, किस टाइप का। तो बेबी का पोंदू दिखाता है वो ऐसे करके। कहता, ये भरा नहीं होगा, ये 2 साल के बच्चों का है। फिर थोड़ा छोटा कर देता है, कहता ये 1 साल का। फिर वो थोड़ा छोटा कर देता है और कहता है, तब वो लेडी कहती 6 महीने का। कहता हाँ हाँ। कहता अच्छा आपकी बेटी 6 महीने की। वांगजी खींचते हुए कहता है अपने मन में, नहीं मेरी तो शादी ही नहीं हुई है, बेटी कहाँ से होगी। इतना बोल करके और वो फिर वो डायपर्स पूरा उठा लेता है, नंबर देख लेता है 0 to 6 मंथ वाला। फिर वहां से दूध का बॉटल्स लेता है और जो कुछ भी साबुन होता है, क्रीम, रैसेस, टिश्यू पेपर्स वगैरह जो कुछ भी उसे समझ में आया सब उठा लेता है। वो उठा लेने के बाद अंकल के पास आते कहता, बिल पेड कीजिए। तो अंकल कहते हैं, मैं करूं। वहां मुझे खींचते हुए कहता, बच्चा पैदा करने के लिए मैंने बोला था, नहीं ना, अभी चुपचाप बिल पेड करो। मेरा बड़ा आया और इतना बोल कर वो बाहर चला जाता है खींचते हुए। अंकल किरण कहता है, हाँ ठीक है करता हूँ ना, मेरे पे चढ़ के क्यों आ रहे हो। हाँ इतना बोल करके वो सारा सामान पैक करवा करके अंकल किरण पूरा बिलिंग करके वो बाहर आते हैं। आने के साथ ही वापस कार में बैठते हैं और वो अपने घर के लिए। और यहाँ पे अंकल किरण के पास ही कार है, बाकी सारे लोग हमारे ट्रेनिंग पीरियड में और सबको पुलिस बनना है। हॉस्पिटल दोबारा आते हैं, फिर वहां से बेबी को लेते हैं। फिर अंकल बैठे बैठे बेबी को डायपर पहना देते हैं। उसके बाद वो लोग घर आते हैं। अंकल के घर में सीचैन जो कि उसका खुद का छोटा सा जो बिजनेस था मेन, वो खुद ही देखता था। और अंकल ब्रांच टू ब्रांच जा करके ये सारे सामान को सही से काम हो रहा है, सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। हालांकि अंकल ने ये स्टार्ट किया था, पर बाद में लैंड सीचैन ने इसे अडॉप्ट कर लिया और इसे और बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। हम कह सकते हैं कि छोटा सा कंपनी है इनका, ठीक है। तो लैंड सीचैन, उसके बाद हमारा क्रिस, नीसेंग, वांग जी सब ना एक साथ इकट्ठे रह रहे थे साथ में। सुयांग भी, मतलब वो पूरा घर ना मर्दों को डिपेंड किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। 10 भाई बोल सकते हैं ऐसा। उस घर में लेडीज नाम पर एक कोई भी नहीं था। घर आते ही सीचन सीढ़ी से नीचे उतर के आ रहा था। आते कहता है, वांग जी ये किसका बच्चा उठा कर ले आए। वांग जी आते इसके गोद में पकड़ता कहता, लीजिए मुबारक हो, आपको बहन हुई है। इतना सुनना हुआ ही था तो सीचन बेबी को देख रहे, अंकल को देख रहे जो कि शर्मा रहे थे और कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी कहते हैं, पूछिए इनसे, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बचपन में भी जवानी सूझ रही थी, पता नहीं फुटा हुआ फुग्गा लेकर बच्चे पैदा करने के लिए कैसे चले गए। हाँ भले आए बच्चे पैदा करने वाले। इतना बोलकर वांग जी वहां से चले जाता है। वांग जी को गुस्सा करते हुए देख करके सीजन उसके पास आते हुए कहता है, अंकल ये सब क्या है। अंकल कहते हैं, ये मेरी मेहनत का फल है, आज से ये तुम्हारी बहन है। वैसे हमने इस बच्चे का नाम नहीं रखा, हम इसका नाम क्या रखेंगे। सीचन कहते हैं, हाँ सच में ये आपकी बच्ची है। आमीन के यकीन नहीं होता अंकल। फिर वो अंकल को ऊपर से नीचे तक घूर रहा है, मानो कहना चाह रहे हो आपके पाठ पुर्जे अभी भी काम करते हैं। अंकल कहते हैं, ऐसे क्या देख रहे हो, मैं रोज जिम में एक्सरसाइज करता हूँ, मैं रोज रात को दूध पीता हूँ, मेरी हड्डियां काफी मजबूत है और सुबह सुबह तो मैं अंडे भी खाता हूँ। सीचन कहते हैं, अंडे भी खाते हैं, वो तो हम भूल ही गए थे। रात को ड्रिंक भी तो लेते हैं। वैसे आपने ये कारनामा कैसे किया। हाँ आपने कॉन्डम यूज नहीं किया था। तो अंकल किरण कहते हैं, वो यूज किया था बट पंक्चर हो गया। सीजन सुनते ही कहते हैं, हाँ टायर है क्या जो पंक्चर हो गया था, जो आप ऐसे बोल रहे हैं अंकल, और आपको ये मजाक लग रहा है। तो कहते और तो मैं क्या करता। सीजन अपना सर पकड़ते हुए कहता है, कभी तो सीरियस होकर बात किया कीजिए अंकल, ये 10 दिन की बेबी भी नहीं लग रही है हमें।
तो कहता है हाँ हाँ इसकी मॉम की डेथ हो गई ना, दैट्स वाई। कहता है हाँ, फिर उसको पकड़ा कर कहता है हाँ, अब मैं लोगों के सामने में क्या बोलूं, ये मेरी क्या लगती है। हाँ तो अंकल किरण कहते हैं वैसे भी लोग तुम्हें इसकी पापा ही बोलेंगे, बट ये मेरी बेटी है, इतना बोल करके वो कहती है रोई रोई रोई, क्योंकि वो बहुत हल्की थी, बहुत प्यारी थी, बहुत क्यूट थी, बहुत गोलू मोलू क्यूट रेड बेबी होता है ना, 10 दिन की बेबी ज्यादा ये दिखते नहीं, सब सेमी दिखते हैं, मैं क्यूट बोल रही हूँ, बट वो रेड रेड बहुत ज्यादा रहते हैं। व्हाइट बेबी रहता है वो रेड रेड बहुत ज्यादा रहता है, तो वो बेबी ना बहुत रेड रेड थी। तो अंकल किरण ना उसका नाम रूही रख देते हैं। उसके बाद वो सोफा पे लेकर आके बैठ जाते हैं और कहते हैं रूही आज से ये तुम्हारा घर है, इतने सारे मर्दों के बीच में एक लड़की, वो भी मेरी बेटी रूही। इतना बोल करके उसके हाथों को वो पकड़े हुए था। सीचन अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था। नीही सिंह सारा सामान लेकर के आते हुए कहता क्या हुआ गगा। तो सीचन कहते हैं फुटे हुए नहीं, फटे हुए पंक्चर पड़े हुए गुब्बारे का कारनामा देख रहा हूँ। कैसे कैसे 55 साल की उम्र में कोई दोबारा पापा बन सकता है। क्रिस और नीही सिंह सीचन के बगल में खड़े हो जाते कहते हैं हाइट वेट सब कुछ सही लग रहा है, ये 7x7 इंच काम करता होगा क्या। सीचन भी लाइक 7x7 इंच, तो वो दोनों इशारा करके बताता है वो रॉकेट रॉकेट गगा रॉकेट। वो कहता है हे भगवान मेरे घर में सारे नमूने ही भरे हुए हैं। फिर वो कहता है हाँ तो वही तो काम करता होगा ना। तो सीचन भी लाइक जो पूछ क्या खोल के जीप खोल के देख के आई था, काम करे कि नहीं करे, नहीं पता चलता तो हाथ से छू के भी देख लीजिए, जो ऐसे करके घूर के देख रहे थे। दोनों कहते ओके ओके ठीक है। फिर वो दोनों अंकल के पास आके खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं अंकल वैसे आप मुझे बताएंगे। तो अंकल कहते हैं बोलो। मतलब नॉर्मली हमने सुना है बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम, तो आप बताएंगे कि उस उम्र में आपको प्यार कैसे हुआ। अंकल मजाकिया टोन में कहते हाँ फिर कभी बताऊंगा। इतना बोल करके वो रूही को खिला रहे होते हैं। नीही सिंह आते हुए कहता है वैसे बेबी का नाम काफी अच्छा रखा आपने रूही। तो अंकल कहते हैं हाँ सब गुस्सा होकर बैठे हुए हैं तो क्या करूं, अपनी बेटी का नामकरण खुद ही कर लिया। तो सीचन खड़ा हो जाता है कहता है हाँ तो क्या मैं आपका आरती उतारू, लाइक आरती उतारू रे 55 साल के बुढ़े अंकल कहा, ऐसे करके उतारू क्या। हाँ आप हमारे सर पे लेकर के तांडव करने के लिए एक लड़की लेके आए, हमें लगा आंटी लेके आएंगे तो हमारे लिए खाना बनाएंगे, लेकिन नहीं, हम मर्दों के लिए खाना बनाना कम कर रहा था कि एक छोटी सी बच्ची को भी लेके आए जिसके लिए दूध बनाओ, सेरेलैक्स बनाओ, फिर दलिया बनाओ, रात को उठ कर डायपर चेंज करो, कौन करेगा। अंकल किरण कहते मैं कर लूंगा ना, तुम सब इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं रूही, देखो ये तुम्हारे बड़े गगा है, ये तुम्हारे साइड वाले गगा है और ये तुम्हारे सबसे साइड वाले गगा है। नीही सिंह कहता मैं सबसे साइड वाला कैसे हो गया। तो कहता पुलिस की नौकरी करने के बाद तुम तो हवलदारी बनोगे। नीही सिंह भी लाइक मेरी इतनी ही औकात है। और इतना बोल करके और वो मुंह बना रहा होता है। अब इधर जो हमारा वांगजी था अपने कमरे में चक्कर काट रहा होता है तभी उसे एक कॉल आता है। कॉल पिक करते हुए कहता है हेलो। उधर से वॉइस आती है कि सर आपको मैरिज ब्यूरो जाना चाहिए, हमें पता चला है कि मैरिज ब्यूरो में कुछ गलत हो रहा है। तो वांगजी कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। इतना बोल करके वो जो शर्ट पहना हुआ था घर में वही पहने हुए वो सीधे मैरिज ब्यूरो के लिए चला जाता है। अब इधर हमारा सेकेंड मेन लीड कैरेक्टर बी वुजान जो कि अपने मॉम डैड का इकलौता बच्चा है, उसकी जियांगचिंग से जान पहचान है और काफी अच्छी बनती भी है। जियांगचिंग एसबीआई में एजेंट का काम करता है और विंग को भी अपनी गगा की तरह ही बनना था, दैट्स वाई वो भी एसबीआई एजेंट ही है, बट वो होता है ना इंटर्न, एसबीआई एजेंट का इंटर्न, जैसे जिससे जस्ट अभी नौकरी लगी रहती है। तो विंग को एक मिशन पे भेजता है जियांगचिंग कि सिविल कोड ब्यूरो जाओ जहाँ पे शादियां होती है, वहां पे तुम्हें एक इंसान ना दिखेगा जो जिसने ग्रे कलर का शर्ट वेयर करा होगा, तुमको उसके साथ शादी के झूठे कारनामे करने हैं और उसे जब शादी हो जाए तो उसे अपने साथ ले जाना, फिर उसके बाद वो तुम्हारी हेल्प करने वाला है। तो कहता शादी करना जरूरी है। तो जो हमारा जियांगचिंग था वो कहता है हाँ करना जरूरी है क्योंकि वहां पे नजर रखा जाएगा ना, फिर जब तुम दोनों मिलोगे और पैकेट एक्सचेंज होगा तो फिर लोगों को क्या बताओगे तुम। तो कहता ठीक है, और हाँ वो फाइल बहुत ज्यादा जरूरी फाइल है, एनालिटिकल फाइल है, तो हमारे हाथ ही आना चाहिए। विंग कहता है ओके। इतना बोल करके वो जो सिविल ब्यूरो कोर्ट होता है उधर आ जाता है जहाँ पे शादियां होनी थी। वो चलते हुए आ रहा होता है तो उसका फोन ना गिर जाता है, जैसे होता है ना फोन लेकर के उछलते आता है, तो उसका फोन ना गिर जाता है। जैसे वो फोन गिरता है उसका
तभी वहां पे शाओ सिंचेंग जो कि बहुत टाइम से खड़ा था और वो विंग के आने का वेट कर रहा था, वो कॉल आने की वजह से साइड हो जाता है, क्योंकि उसे जियांगचिंग ने ही कॉल करा था कि विंग अभी जस्ट आता ही होगा तो मुझसे मिल लेना। उसके जाने के जस्ट बाद ही वहां पे वांग जी जाके खड़ा हो गया था और आसपास में सभी चीजों को देख रहा था। विंग देखता है कि सामने में एक शख्स खड़ा है जो कि वांगजी खड़ा था, तो उसके पास जाते हुए कहता है, "अरे अच्छा तो वो तुम हो, अच्छा चलो चलो चलो।" वांगजी कहता है, "हाँ मतलब क्या है तुम्हारा?" "मैं हूँ।" फिर वांगजी को याद आता है कि अरे हाँ, मुझे भी तो बोला गया था कि हाँ कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रहा है। दोनों गलतफहमी के शिकार हो गए थे और फिर वांगजी उसको साथ अंदर आता है जहाँ पे वो पहले से ही सब कुछ रेडी था। वो जा करके वहां बैठ जाता है, कहता है हमें वो दे दीजिए जिस पे हमें साइन करना है। वो कहता ठीक है, वो पेपर बढ़ा देता है, वो साइन करता है। फिर भी वांगजी को कहता है अरे साइन तो करो। तो वांगजी कहता है हाँ साइन करना। कहता हाँ हाँ बहुत जरूरी है। कहता तुम भूल गए हो। वांगजी को लगा शायद कि काम का हिस्सा है, दैट्स व्हाई उसे साइन करने के लिए बोला जा रहा है। मतलब मैरिज ब्यूरो में आने के बाद भी इन लोगों को यही सूझ रहा है। वो भी फटक से साइन कर देता है। उसके बाद वो वकील दोनों का हाथ पकड़ते हुए कहता है मुबारक हो आपकी शादी हो गई। विंग और वांगजी हाँ क्या कहा? मतलब आप दोनों वहां चले जाइए। इतना बोल करके दो बंदे आते हैं, विंग और वांगजी को पकड़ते हैं, वहां पे बिठा देते हैं। फिर जल्दी जल्दी से सेटअप लगाया जाता है, लाइट वाइट लगाई जाती है और पिक्चर निकाली जाती है। छोटा सा थोड़ा लेफ्ट घूमिए, थोड़ा राइट घूमिए, दोनों घूम के फिर सेंटर में देखिए। ऐसे बोल करके उन दोनों का पिक्चर निकाला जाता है। पिक्चर निकालने के साथ ही फटक से मैरिज सर्टिफिकेट पे दोनों का पिक्चर लगा क्या वो मोहर मारते हैं ना कि लीजिए आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। तो इतना करके वो दोनों के हाथ में सर्टिफिकेट पकड़ा देते हैं। अब जब ये देखते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी विंग कहता है आप वही है ना जिसे गगा ने कॉल किया था? तो वांगजी कहता है कौन सा गगा? विंग कहता है जांगचिंग गगा। वांगजी कहता है नहीं मैं वो नहीं हूँ। तभी पीछे से वॉइस आती है एक्चुअली में शायद गलती से तुम्हारी शादी हो गई और मैं बीच में आकर बोलना भूल गया क्योंकि मैं वहां पे खड़ा होकर देख रहा था। विंग जब पीछे पलटता है वहां पे साउथ सिंचिंग खड़ा था। दोनों के कपड़े सेम देख करके विंग अपने दोनों फिंगर्स को एक दूसरे के साथ ऐसे ट्वीटी करते हुए कहता है मतलब कि कपड़ों की वजह से गड़बड़ हो गई। वांगजी कहता है अब हमारी शादी हो गई उसका क्या करें हम? विंग कहता है मुझे माफ कर दीजिए पर हम कुछ दिन बाद डिवोर्स फाइल कर देंगे, अभी मुझे जाना होगा। वैसे मैं एक एसबीआई एजेंट हूँ और मुझे जाना होगा, सीबीआई एजेंट हूँ और मुझे जाना होगा। इतना बोल करके वो पूरा 90 डिग्री वो करता है जिससे कि विंग उसके चेस्ट से होते हुए सीधे उसके छोटे बेबी के पास जाकर टुई से वो करता है। वांगजी को फर्स्ट टाइम आउच वाली फीलिंग आ रही थी एंड देन फिर विंग कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा, वैसे ये मेरे घर का एड्रेस है, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप मेरे घर आ जाइएगा। इतना बोल करके वो कार्ड वांगजी के हाथ में पकड़ा करके विंग साउथ सिंचिंग के साथ वहां से निकल जाता है और वांगजी का हमारा मोह मोह हो गया था। वांगजी कहता है आज किसी की शक्ल देख कर उठा था मैं इतना सुबह सुबह? नहीं बताओ कोई हमरा के। मतलब सुबह से उठा तब से कांड ही हो रहा है। सुबह सुबह मेरे को बहन मिल गई, आज मुझे बीवी भी मिल गई। मतलब क्या लिखा है मेरी किस्मत में? पहले बहन मिली फिर बीवी सॉरी हस्बैंड मिला और अब क्या मिलना बाकी है? ऐसा ना हो कि साथ में साली साला और जीजा सब मिल जाए। कुछ तो अच्छा हो जाओ मेरे साथ आज। फिर वो जब बाहर आता है तो वहां पे देखता है कि कुछ लोग है ना जो इलीगल तौर पे डॉक्यूमेंट्स बनाकर रियल एस्टेट का जो बिजनेस करते हैं तो वो लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं ना। वहां पे ना धांधली चल रहा था। वांगजी उसके पास जाकर के पहले तो वो सभी चीजों को सर्च करता है, फिर अपना फोन निकालता है क्योंकि वो लोग ट्रेनिंग पीरियड में थे तो एक्शन नहीं ले सकते थे। दैट्स वाई वो सब कुछ का पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है। तो वो जो वकील था ना वो वांगजी से कहता क्या कर रहे हो? वांगजी कहता कुछ नहीं, मुझे भी बनवाने पेपर, मैं बस चेक कर रहा हूँ। इतना बोलकर कहता मेरे पास भी एक बहुत बड़ा प्लॉट है जिसे मुझे बेचना है तो मैं बस देख रहा हूँ ना, तभी तो मैं बेचने आऊंगा ना। वैसे आप लोग बताएंगे कि उसका कितना कीमत होगा? वो लोग साइज हाइट वाइट जितना भी लंबा चौड़ा था वो बता देता है और किस जगह है वो भी बता देता है। तो वो लोग सब ना सबके मुंह में ना पानी आ गया था क्योंकि फ्रंट साइड वाली जमीन की दाम बहुत ज्यादा होती है ना, तो वो लोग करोड़ों में उन लोगों से बात करते हैं। वांगजी भी लाइक चलो चलो चिड़िया फंस गई जाल में, आया शिकारी के चाल में, बड़ा मजा आ रहा था उसको। उसके बाद वो वहां से सीधे घर के लिए आ जाता है, हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट दे करके। अंकल कहते हैं वांगजी तो कहाँ गए थे? वांगजी कहता है आज मेरा दिन ही खराब है। खराब नहीं कह सकते इसको, महादुर्दशा बोल सकते हैं। शनि की 7.5 लगती है तो नजर लगती है, नहीं मेरे को तो 8.5 लगी है, 8.5। मतलब कि सुबह उठ के हॉस्पिटल गया फाइनल चेकअप के लिए ताकि मैं वहां पे फाइल सबमिट कर सकूं, जब मुझे हेल्थ का सब कुछ मिल जाएगा सर्टिफिकेट। पर बदले में मिला मुझे
बहन, वो भी 7 दिन की। जब घर आया और मिशन के लिए बाहर गया तो मुझे क्या मिला? सो कॉल वाइफ ही बोलूं या हस्बैंड बोलूं मुझे समझ नहीं आ रहा, पर मुझे मिल गया, ये रहा। इतना बोल करके वो भी इनके पिक्चर्स को दिखाता है। अंकल, सीचन, नेहा सेंकरे सब भाग कर आते कहते, तुमने शादी कर ली, तुमने शादी कर ली, तुमने शादी कर ली। और वंगजी अपना बाल खींच रहा होता, कहता हाँ हाँ बस करो तुम लोग, मेरा दिन ही आज खराब है, सबकी 7:30 ही लगती है, मेरे 8:30 लगी है, मैं क्या ही बोलूं। फिर पिक्चर देखते हुए कहता है वैसे बड़ा खूबसूरत और क्यूट है। वांगजी, वांगजी क्यों ना तुम इसे घर ले आओ, ये हमारे लिए खाना भी बनाएगा ना। वांगजी कहता है हाँ, वो सीबीआई एजेंट है, वो घर आकर खाना बनाएगा, तुम्हें क्या लगता है? हाँ तो कहता हाँ तो ठीक है ना, कौन सा वो 24 घंटा सीबीआई सीबीआई खेलेगा, जब काम होगा तभी हो जाएगा ना, बाकी टाइम तो वो घर पे ही रहेगा और वो बेबी का भी ख्याल रख लेगा और वो खाना भी बना लेगा। इतना सुनना हुआ ही था। वो कहता है मैं पुलिस वाला भी नहीं हूँ, उसके खर्चे कहाँ से उठाऊंगा मैं। इतना बोलना हुआ ही था। वो कहता है एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है। हम जी भी लाइक हाँ ठीक है देखता हूँ, तुम खच्चरों की वजह से मेरा क्या ही होएगा। इतना बोल करके बेचारा अपना सर पकड़े हुए था। वही दूसरी तरफ विंग उसके पास आते हुए कहता है बोलो। शाओ सिंचेंग उसे एक फाइल देता है। फाइल देने के बाद जैसे ही शाओ सिंचेंग और विंग जाने को होते कि गोलियां चलती है तो शाओ सिंचेंग को गोलियां ना लग जाती है शोल्डर में। विंग को गोली लगते लगते बचा था, वो उसको फटाक फटाक ना हॉस्पिटल लेकर के आता है जहाँ पे जांग चिंग भी बाद में पहुंचता है। वो फाइल उससे ले लेता और कहता है विंग तुम्हारी सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हम अंकल और आंटी से क्या कहेंगे, तुम ठीक तो हो ना। तो वो कह देता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे कुछ नहीं हुआ। तभी वो फाइल देखते हुए कहता है ये फाइल तो ओरिजिनल नहीं है, तुम्हें ओरिजिनल फाइल का पता लगाना होगा, लेकिन इससे पहले कि जो साउथ सिंचिंग है उसे होश में लाकर पूछना होगा कि ओरिजिनल फाइल कहाँ है। वो लोग वहां पे वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जब उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करा जाता है, सब उसी के पास थे क्योंकि किसी को हिलना नहीं था। चाहते तो हो सकता है कि उसे फिर से किसी का खतरा बना रह सकता था, दैट्स व्हाई। पूरे 2 दिन रात जागने के बाद फाइनली जब साउथ सिंचन को होश आता है तो वो आखिरी सांसें ले रहा था। जांगचंग उससे पूछता है कि ये फाइल तो नकली है, ओरिजिनल फाइल कहाँ है। साउथ सिंचन धीरे धीरे कहता है कि मुझे पता चल गया था कि कोई तो है जो कि हम पे नजर रखे हुए है, इसीलिए सर ओरिजिनल फाइल को मैंने एक जगह छुपा दिया है और वो उनको वहां जाना होगा। इतना सुनना हुआ ही था तो पूछता है कौन होता था। लैन लैन हाउस। इतना सुनना हुआ ही था तो विंग और जियांगचंग दोनों कहते लैन हाउस। तो कहता एक्चुअली मैं उस रात जब मेरा पीछा किया जा रहा था तो मैं लैन हाउस रास्ते में था तो मैं उसी के घर में कूद गया था। वहां पे एक बहुत बड़ा बकाइन का ट्री है जो कि थोड़ा सा ना नीम के पत्ते की तरह रहता है, उसका निबोलिया ना बहुत क्यूट और पीला पीला होता है। तो उसी पेड़ के नीचे मैंने उस डिवाइस को गाड़ दिया है और उसके बगल में ना रेड गुलाब का ऐसे गार्डन बना हुआ है। विंग कहता है लैंड हाउस। फिर वो कहता है और उसके बाद साओ सिंचेंग की ना सांसें ऐसे उखड़ने लगी थी और वो फिर आखिरी सांसें लेते हुए मर जाता है। अब यहाँ पे जियांगचिंग के लिए दुविधा था और विंग के लिए भी, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि हम वहां कैसे जाए। इतना सुनना हुआ ही था तो विंग कहता है मैं वहां जाऊंगा वेश बदलकर और फिर मैं वहां काम करूंगा और फिर मैं वहां से ले आऊंगा। इतना सोचते हुए वो लोग प्लान बनाते हैं। ठीक है, अब अगर अब विंग अपने घर आता है। विंग का घर ना 4 BHK का अपार्टमेंट था जो कि उसने पैसे बचा बचा करके अपने डैड का और इसका और ऑनलाइन कुछ कोर्स करा करके बेच करके उसने पैसे इकट्ठे किए थे और उससे वो पैसा लिया हुआ 4 BHK का अपार्टमेंट लिया हुआ था और वहां पे वो जियांगचेंग के साथ में दोनों रहते थे। जांगचिंग कहता है विंग अपना ख्याल रख लोगे ना, और हाँ वहां के लोगों को ना पता नहीं चलना चाहिए कि तुम सीबीआई एजेंट हो। विंग हाँ में सर हिला देता है। विंग अपने लिए एक ही बैग बनाता है जो कि जिसमें नॉर्मल सामान था, जैसे उसका मेकअप का सामान, उसका 2 जोड़े शूज और कुछ कपड़े, वो सब ले करके अपना फोन लेता है, हैकिंग डिवाइस लेता है और वो वहां से चलता है लैंड हाउस। सबसे एड्रेस वगैरह पूछ पाछ कर सर्च करके, क्योंकि पुलिस वाले के लिए इजी रहता है ना ये सब कुछ। वहां आता है, मेन गेट को ना खटखटाता है तो वहां पे पूरा पुलिस का ही लोग रहते थे। नी सिंह दरवाजा ओपन करते हुए कहता है किससे मिलना है। तो वो कहता है एक्चुअली में मुझे इस घर के ओनर से मिलना है। तभी पीछे से वांगजी आते हुए कहता है कौन है नी सिंह। विंग जैसे मुंडी झुका के देखता है, वो वांगजी को देखता है। वांगजी उसे देखते ही कहता है तुम। हर विंग उसे देखते हुए कहता है तुम, और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। विंग कहता है अच्छा तो ये यहीं पे रहता है, क्यों ना मैं अपने शादी होने का फायदा उठाऊं। और वांगजी उसको देखता और कहता है बड़ा जल्दी ये मेरे घर आ गया, कुछ जल्दी नहीं आ गया।
मतलब 2 दिन पहले ही हमारी शादी हुई थी और ये फटक से यहाँ हाय। फिर दरवाजा से अंदर वो आता अपना सामान उठा करके, अंकल भी आ गए थे, सीचन भी आ गया था, क्रिस भी आ गया था। आते ही विंग ना पूरा घर देख रहा होता है, उस बकाइन के ट्री को भी देख रहा होता है कि किधर है। फिर उसे वो ट्री दिख जाता है और वहां पे एक लाइन से ना रोज का पेड़ लगा हुआ था जिसे वो घूर रहा होता है। पर वांगजी क्यूरियोसिटी किल द कैट। वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग ना बैग छोड़ते हुए उसके पास आते हुए कहता है स्वामी। उसको ऐसे ना झपटा मारते हुए गले लग जाता है। सब लोगों को हार्ट अटैक आते आते बचा था और वांगजी को खुद। और कहता है स्वामी, कहता है पति परमेश्वर प्राणनाथ, मैं हूँ, भूल गए हमारी शादी हुई थी 2 दिन पहले सिविल मैरिज ब्यूरो में, अब भूल गए? कैसे भूल सकते हैं? अब मैं अपने पति परमेश्वर के बिना तो रह नहीं सकता। मैं उनके चरणों की सेवा करूंगा, मैं उनके चरणों की धूल बनूंगा, उनका लात मेरे सर पे होगा और हम एक दूसरे को बस यूं ही जिंदगी गुजार देंगे। वांगजी कहता है इसके आगे कुछ नहीं करोगे? विंग कहता है, खड़ा होते फटक से। सभी लोग डर रहे थे उसके एक्शन और रिएक्शन देख करके, मतलब मजाकिया वे में। तो कहता है इसके आगे भी कुछ करना होता है प्राणनाथ, मुझे बताएंगे? तो वांगजी वी लाइक आई एम नॉट अ प्राणनाथ। फिर वो कहता है वैसे तुम यहाँ क्या करो? तुम सीबीआई आगे बोलने वाला था कि वांगजी के मुंह पे ना फटाक से ना विंग हाथ रख देता और कहता है सब ईश्वर की कृपा है, ये ABC या CB ये क्या होता है? हाँ, इतना बोलना हुआ था। वो कहता है हाँ बेटा मुझे पता है कि तुम क्या हो, वैसे बताओ यहाँ क्या करने आए हो? विंग कहता है सच कह रहा हूँ, मुझे आपकी याद आ रही थी जब मैंने अपने घर में सबको बताया ना। थोड़ा सीरियस हो गया विंग कि हमारी गलती से ही सही पर शादी हो गई, एक्सीडेंटल वाली मैरिज हो गई है। तो मेरे पिछवाड़े पे लात मारकर मेरे भाई ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आपसे शादी हुई है, जब तक डिवोर्स फाइल नहीं हो जाता मैं यही रहने वाला हूँ। और वो सीरियस होकर बोल रहा था। इस बात पे सबको यकीन आ गया था। तो अंकल किरण आते हुए कहते हैं तुम खाना बना लेते हो? विंग कहता हाँ मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। फिर नीरज सिंह आते हुए कहता है और झाड़ू पोछा? कहता मैं तुम्हारा नौकर हूँ, मैं झाड़ू पोछा क्यों करूंगा? कहता हाँ ठीक है ठीक है। फिर कहता है बेबी सिटिंग? कहता है वैसे किया तो नहीं है पर बेबी संभालना आता है। इतना सुनना हुआ था तो अंकल उसके हाथ में फेंक डालते हुए कहते आओ बहुरानी घर आओ पधारो। इतना सुनना हुआ था तो वांगजी कहता ये क्या लगा रखा है, ये मेरी वाइफ नहीं है। अंकल कहते तुम चुप रहो। और सब लोग साथ में बोलते और विंग का बैग लेकर अंदर आ जाते हैं। पहले तो उसको बिठाते हैं, फटक से क्रिस जाकर के किचन में ठंडा ले आकर के उसको देता है। और हमारा जो नहीं सकता फटक से उसके पास आकर के AC का रिमोट ऑन करके और थोड़ा सा कूलिंग बढ़ा देता है। लो लो ठंडा लो भौजाई जी ठंडा लो। और वांगजी ना वो खींच खा रहा होता है। अब जो हमारा विंग था वो ना फेई को हाथ से ना ऐसे ऐसे अलग अलग कर रहा होता है क्योंकि विंग को बेबी सिटिंग करने आती है, दैट्स व्हाई वो कर रहा था। क्योंकि बचपन में उसने कितनी बार जब वो जो बेबी सिटिंग केयर होता है ना वहां पे उसकी मम्मा रख के जाती थी उसको, तो वो वहां पे रहता था जिस वजह से उसे बेबी के साथ खेलना घुलना मिलना अच्छे से आता। और बचपन से वो ये करते आ रहा था। कभी कभी संडे को वो किसी बेबी सिटिंग केयर जा करके वहां के बच्चे को बेबी सिटिंग करता था और उसे पैसे भी मिल जाते थे 1 दिन के। और 1 दिन की बेबी सिटिंग के मदर्स लोग काफी ज्यादा पैसे चार्ज करती थी, दैट्स वाई तो उसे आता था। वो जब खिला रहा होता है तो अंकल अपने मन में कहता है हाय कितना सुंदर है मेरा बहू बेटा, सच में इसे बेबी भी संभालने आता है। वांगजी तुम तो धन्य हो, हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी पधारी है। वांगजी मुंह बिचकाते हुए कहता है अंकल सपने से बाहर आइए। अंकल तो अंकल कहते हाँ वो लड़का है, वो बहू बेटा नहीं है। वांगजी की बात सुनने के बाद अंकल उसको हाँ करके देख रहे थे, मानो कहना चाह रहे हैं तुमने माइंड रीड किया। अंकल कहता है वांगजी कहता है आपके शकल पे साफ दिख रहा है कि आप क्या ही सोच रहे होंगे। उसके बाद वांगजी कहता है देखो तुम यहाँ जिस काम से भी आए हो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। विंग कहता है मैंने सब कुछ तो बता दिया, अब क्या बताऊं मैं, बोलो क्या बताऊं मैं, बोलो बोलो क्या बताऊं। हाँ इतना बोलकर उसके ऊपर चढ़ रहा होता है। वांगजी कहता है हाँ तो मेरे ऊपर चढ़े क्यों आ रहे हो, उधर खड़े रह के बात करो आधे हाथ की दूरी पे। तुमने नहीं पढ़ा था कोरोना टाइम में आधी हाथ की दूरी सेफ्टी है? हाँ तो कहता तो कोरोना टाइम में था ना, अभी कौन सा कोरोना चल रहा है, छोड़ो भी। और इतना बोल करके वो कहता है स्वास्थ्य कल्याण विभाग की तरफ से जनहित में जारी नो
आधा हाथ की दूरी, बस आप और आपकी और मेरी ही एक दूसरे की ही जिम्मेदारी। इतना सुनना हुआ था तो हालांकि वांग जी के दिमाग में कुछ नहीं गया और वो जाते जाते कहता वैसे बेडरूम कहाँ है, मैं थोड़ा थक गया हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। क्रिस कहता है दिस वे और इस तरफ बढ़ा देता है। विंग कहता है शुक्रिया और हाँ देवर जी मेरा सूटकेस लेके आइएगा। भाई साहब क्रिस हमारे फुल गए थे और इसको पिंच भाव जाके उसको, वो कहता है जी भाभी मैं अभी आया, इतना बोलकर उसका बैग लेके चला जाता। भांग जी कहता है ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में। अंकल कहते हैं देखो उसे बेबी सिटिंग करनी भी आती है, उसे ये सब कुछ भी करने आता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है वांग जी। वांग जी कहता है मेरी प्रॉब्लम है कि आपने बिना बताए इस छोटी सी बच्ची को घर ले आए। मेरी दूसरी प्रॉब्लम है कि वो बिना बिना मेरी वाइफ बने मेरे घर में गले में चढ़ रहा है, मेरे वो फंदे की तरह फील हो रहा है मुझे। अंकल कहते हैं अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। दूसरी बात एक्सीडेंटल मैरिज ही सही, बट तुम दोनों ने शादी करी, उस वक्त तुमने मना किया, साइन करने वक्त नहीं किया होगा, पिक्चर खिंचाने वक्त नहीं किया होगा, जब हाथ में सर्टिफिकेट मिला होगा तब भी नहीं किया, अभी क्यों भाग रहे हो। जब डिवोर्स फाइल होगा और जब साथ में नहीं रहोगे अलग हो जाओगे तब सोचना ना, पर अभी तुम्हारी वो जिम्मेदारी है और इसे तुम बच नहीं सकते। ये तो बोल करके अंकल वापस से विंग के कमरे की तरफ चला आता है और आते ही कहता है मैं तुम्हें डेमो दिखाऊं। इतना सुनना हुआ ही था कि क्रिस नीचे से दोनों भाग कर जाता है, कहता है वांग जी अंकल डेमो दिखा रहे हैं, कहीं तुम्हारा कांड वो खुद ना कर डाले, चलो ना। उसको खींच कर लेके आते हैं जहाँ पे अंकल बेबी को कैसे पकड़ना है वो विंग को दिखा रहे होते हैं और वांग जी दोनों को घूर कर देखता है गंदी सोच वाले इंसानों। वो दोनों बेचारे का म्यो म्यो हो गया था और वो कहता है हमें लगा कि वो दोनों को मारते हुए जाके सोफा पे बैठा हुआ था। तो सीचन आते हुए कहता है वैसे सबको शादी करता हुआ देखकर मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी शादी कर लूं। सब लोग उसको हाँ करके देख रहे थे, मतलब एक मुसीबत घर में आई नहीं कि दूसरा भी। इतना बोलना हुआ था तो वो कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे लायक अगर कोई मिलेगा तो मैं जरूर कर लूंगा। इतना बोल करके वो उसके साथ बैठा हुआ था, कहता चलो किचन में कुछ बनाते हैं। तो नीर सिंह कहता है वैसे भौजाई जी को बोलते हैं ना, भौजाई जी को तो आता ही होगा। और इतना बोल करके वो भागता उधर, कहता भौजाई जी खाना बनाने आता है आपको। विंग उठते हुए कहता है वैसे भौजाई जी सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, वैसे मैं हूं तो मैन, पर ये सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, तुम मुझे भौजाई जी बुला सकते हो। फिर कहता आता है चलो। इतना बोलकर बेचारा अपना सूज वूज खोलता है, हाथ पैर धोता है और कहता है फी आप अपने पापा को पास जाओ, हम थोड़ी देर में मिलेंगे। इतना बोल करके वो किचन सेक्शन एरिया में आता है जहाँ पे नी सिंह और सॉरी सीजन ऑलरेडी थे। उसे देखते हुए वो कहते हैं क्या बनाना है गंगा। तो सीजन कहते हैं पता नहीं, तुम्हें जो समझ में आए बना दो। कहता ठीक है हम चिकन का तैयारी करते हैं, इसको छोटा छोटा पीस करके आप दीजिए। तो हमारे सीजन और विंग जब दोनों काम कर रहे थे वांग जी ना घूर कर देख रहा था, हमरे बीबी हमरे वाइफ ही इसके साथ बड़ा कॉम्बिनेशन बन के खाना बन रहा है, मतलब जेलेसी टेंडेंसी आ गई थी हमारे भौजाई जी के हस्बैंड जी में। वो खड़ा होकर आते ही टेबल पे हाथ मारते हुए कहता यहाँ क्या हो रहा है। सीजन और विंग दोनों डर गए थे, कहते इतना जोर से टेबल पटकने की क्या जरूरत थी, देखो उसका एक पौवा टूट जाएगा। वांग जी जब देखता है तो सच में बेचारा टेबल ना हिल रहा था और वो अपने मन में कहता है ओह घर का नुकसान मैं क्यों कर रहा हूँ। फिर वो कहता है हाँ वैसे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। दोनों एक साथ बोलते खाना बना रहे हैं, अगर कोई बात है तो बोलो नहीं तो निकलो जा करके फे के साथ खेलो। वांग जी कहता है फे के साथ ही खेलना है। तो विंग कहता कितनी क्यूट बच्ची है ना, कितनी अच्छी है ना। सीजन भी लाइक हाँ 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 सही कहा। और नी सिंह आते हुए कहता उसकी आंखें देखिए देखिए भौजाई जी कितनी क्यूट है ना, कितनी गोलू मोलू चब्बी सी लगती है ना। तो विंग कहता वो बस 10 दिन की है, छोटे बेबी चबी नहीं लगते, वो तो 2 मंथ बाद पता चलेगा ना कि वो कैसी लगेगी। वैसे इसकी मालिश हुई है। तो सब लोग एक दूसरे को देख रहे होते, कहते नहीं। विंग कहता अरे आप लोगों ने मालिश भी नहीं की, ठीक है पहले मैं खाना बनाता हूँ उसके बाद मैं उसकी मालिश कर दूंगा। फिर नीचे से कहता ठीक है। फिर कहता है आप लोग टेबल पे थाली और कटोरी चम्मच वगैरह लगा लीजिए। तो वांग जी घूर घूर कर देख रहा था, है मेरे भैया जी मेरे वाइफी जी के साथ में लगे पड़े हैं। और उसको भाई जेलसी टेंडेंसी चलकुकरा बन के घूम रहा था, टेबल लाला के पटक रहा था। फिर साथ ही कहता वांग जी गुस्सा क्यों कर रहे हो, इस बात से गुस्सा आ रहा है कि तुम उसको अपनी वाइफ नहीं मान रहे हो, या फिर इस बात से गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो गंगा के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। वांग जी उसको घूर कर देखते कहता किस कहता ठीक है इतना है करने की क्या जरूरत है, चलो छोड़ो भी, वैसे भी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हम जी कहता है सच में मेरा कुछ नहीं हो सकता। फिर वो टेबल पे सब कुछ लगा कर बैठे हुए थे और अंकल भी फेई को लेके बैठे हुए थे जहाँ पे फेई काफी रो रही थी। विंग कहता है गोगा आप ये लगाइए
सब कुछ। मैं फेई को देखता, फिर वो फेई के लिए दूध गर्म करता है, फिर उसको बॉटल में भरता है, फिर उसके बाद उसको सेक करता है। फिर अंकल के पास आते हुए कहता है इसे भूख लगी है। फिर उसको पेट को देखता और कहता है इसके पेट में दर्द भी हो रहा है, इसके पास दवाई नहीं है क्या, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, नहीं तो पहले मैं इसे थोड़ा सा दूध पिला के देखता हूँ। फिर विंग उसे लेता है और दूध पिलाना स्टार्ट कर देता है। दूध पिलाने के बाद उसे कंधे पर लेकर के बॉर्ब करा रहा होता है। जैसे ही बेबी बॉर्ब करता है वो बहुत सारा दूध की उल्टी कर देता है विंग के कपड़ों पर। जिसे देखने के बाद विंग कहता है इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा अंकल, सब लोग खाना खा लीजिए, बेबी के टमी में दर्द हो रहा है। और इतने छोटे बेबी को ना टमी में दर्द होता ही होगा। आप में से किसी ने रात को इसे ठंडा दूध पिला दिया था? वांग जी वो कहता है क्या मतलब? कहता ठंडा दूध पीने से बेबी को कभी कभी ना एलर्जिक रिएक्शन होता है, टमी में दर्द होने लगता है, दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ। फिर वांगजी को याद आता है कि रात में गुस्से गुस्से में उसने दूध गर्म ही नहीं किया था, ठंडा दूध पैक करके ही फ्रीज से निकाला हुआ ठंडा दूध पैक करके ही दे दिया था। बेबी भूखी थी, उसने ठंडा दूध ही गप गप करके पी लिया हुआ था। और अंकल कहते हैं वांगजी तुमने रात को दूध गर्म नहीं किया था क्या? वांगजी कहता है नहीं किया था। फिर कहता अभी चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। फिर पहले तो वो लोग सब लोग खाना खाते हैं। विंग बेबी को बर्फ करा के सुलाने की कोशिश कर रहा था, पर बीच बीच में ना बेबी ना रो भी रही थी, बट फिर भी विंग उसको सिला रहा था। सब लोग खाना वाना खा लेता है। उसके बाद विंग कहता है कि आप दोनों चले जाइए, मैं कपड़े चेंज करके मैं खा लूंगा। सीचन कहते हैं मैं वेट करता हूँ तुम्हारा, हम साथ में खाएंगे। वांग जी कहता है क्यों, वो मेरी बीबी है ना कि आपकी। ये बात सुनकर क्रिस, अंकल, सीचन सब हाँ करके देख रहे थे। फिर नीही सिंह कहता है तो भौजाई जी आप ही किए हैं, तो भाई जी आप हॉस्पिटल जाइए ना, हम लोग भी साथ में ही खा लेंगे। जाइए जाइए। इतना बोलकर वो लोग भी रुका हुआ था। फिर विंग ना पहले अपना कपड़ा और वॉमिट दोनों साफ करता है, फिर कपड़ा को वॉशरूम में ऐसे साफ करके रख देता है। फिर उसके बाद वो दूसरा टी शर्ट पहन के बाहर आता है और कहता है वैसे एक बात बताएंगे, ये मेरे हस्बैंड बाजी ऐसे ही जल कुकड़ा है कि कभी कभी बन जाते हैं? तो सीजन कहता है गुस्सा उसके नाक पे रहता है, जल कुकड़ा तो वो हर चीज में बनता है, छोड़ो जान दो। कहता अच्छा। फिर उसके बाद वो सब लोग खाना खाते हैं। खाना वाना खा लेने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में थे, आराम कर रहे थे। अब हॉस्पिटल में अंकल और हमारा वांग जी पहले तो बेबी का पूरा फुल चेकअप करवाते हैं, फिर डॉक्टर बहुत सारा दवाई लिख देते हैं। अमूमन 2-3 घंटे लग गए थे। चेकअप करवा लेने के बाद वांग जी कहता है चलो कहीं पे किसी रेस्टोरेंट में जाकर के हम थोड़ा कॉफी ऑर्डर करते हैं। पहले तो मैं कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करता हूँ, इतना बोल करके वो पहले कोल्ड ड्रिंक मंगाता है। वो कोल्ड ड्रिंक पीता है, अंकल कहते हैं मैं कॉफी पीऊंगा, तो उनके लिए कॉफी ऑर्डर कर देता है और वो बैठ के पी रहे थे। बेबी को ना बीच में आराम से लिटा के रखा हुआ था। तभी वहां पे एक मोटा गेंडा आके बैठते कहता एक्सक्यूज मी मैं यहाँ बैठ जाओ। कहता हाँ बैठ जाओ। बेबी को देखते हुए कहता ओ ओ ओ ओ ऐसे खिलाता नहीं बेबी को, जैसे ऐसे थोड़ा सा मतलब जैसे बेबी को कोई अनजान आदमी देखता था कैसे खिलाता है, तो वैसे वो खिला रहा होता है, ठीक है। फिर कहता है वैसे बेबी काफी क्यूट है और आप पर ही गई है। तो अंकल के रहने से देखते हुए कहता है अच्छा और मुझ पर नहीं गई? तो वो इंसान कहता है अब बाप पे गई है तो दादा पे तो जाएगी ही ना, आप चिंता ना करें। तो वो कहता है बाप मैं हूँ। फिर वो गेंडा कहता है हाँ यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है क्या फर्क पड़ता है, किसी पे भी जाए, बाप पे जाए या फिर दादा पे जाए, अच्छी लग रही है। वैसे मैंने गलत सीट चुन लिया है और मुझे बैठने में भी नहीं बन रहा, मैं कहीं और जा रहा हूँ। अंकल किरण कहते हाँ हाँ निकलो निकलो, भरा आया मेरी बेटी को उसकी बेटी बताने वाला। वांग जी जो घूर कर देख रहा था उसको, नहीं तू लटलट कर ले, नहीं तू कर ले, आज तू कर ले, तुम्हारा दिन है ना, तुम बता दो सबको, पूरे मोहल्ला को चीख कर ये कबाब हम छिए, हम तो यहाँ पे झंडे गाड़ने के काम करते ही नहीं है। पंक्चर फुटा हुआ फुग्गा लेकर के तो सब जगह मुंह मार के आ गए हो। वांग जी ना ऐसे घूर कर देख रहा था और अंकल जी हमारे दूसरी तरफ मुंह टर्न कर लेते हैं मानो बचना चाह रहे हो। उसके बाद कॉफी वॉफी और ठंडा वंडा पी लेने के बाद दोनों मुंह फुलाए गुब्बारे की तरह घर आते हैं। जहाँ पे ना विंग ना मौका देख रहा था कि ये लोग सो जाए या कुछ कर ले, तो वो ना गार्डन में जाकर के उस चिप को ना वो ढूंढ लेगा, बट उसको मौका ही नहीं मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी ना गुस्से में पैर हाथ भांजते हुए आ रहा था और आते ही वो ना चप्पल ऊपर खोल देता है और अपने कमरे में जाता है, जहाँ पे विंग ना आराम से ना टी शर्ट ऊपर करके टम्मी सो कर आते हुए सोया हुआ था। वांग जी से पहले मतलब सख्ते में आ गया था, वो गेट पे गिरते गिरते बचा था। फिर वो गेट बंद करते हुए आता है और आते ही उसके गाल पे ना एक थप्पड़ लगाता है, धीरे से ही सही बट थप्पड़ लगाते ही कहता है ये क्या पागलपन है, तुम ऐसे क्यों सो रहे हो? तो विंग कहता है क्या हुआ, गर्मी लग रही थी, खाना खाया था, थोड़ा ज्यादा खा लिया था, तो टम्मी में ना ठंडा ठंडा हवा लगा रहा था। वांग जी कहता है ये कौन सा भूतिया शौक है तुम्हारा, टम्मी में ठंडा ठंडा हवा लगा रहा था, तुम भूल गए हो कि तुम मेरी वाइफ हो? विंग कहता है तुम ही तो थे जो मुझे अपनी वाइफ नहीं मान रहे थे, अभी तुमको वाइफ मानने का भूत कहाँ से सवार हो गया बोलो?
अब वांग जी बोले क्या, और वो सब पका गया था और कहता है हाँ तो क्या क्या हो गया, मतलब अभी डिवोर्स हमारा फाइल नहीं हुआ है ना, तुम मेरे वाइफ ही हो। तो विंग कहता है हकलाते हो, हकला हो क्या? हम जी कहता है नहीं मैं हकला नहीं हूँ। तो विंग कहता है फिर हकला के काहे बोल रहे हो, अच्छा से बोलो ना। ऐसे हस्बैंड बाजी, गर्मी लग रहा है टी शर्ट उतार देगा, इतना बोलना हुआ था, पूछना का था, उतार के हटा दिया वो, पूरा ऊपर का पूरा फुल नेकेड। वांग जी उसको देखकर उसको गल्प कर रहा है, मन कर रहा है बाबू आओ छूते तुमको, आओ आओ से लाए, लेकिन ना, स्टिल स्टिल बॉडी खरा था। और वांग जी अपने मन में सोच रहा है अंकल ही कमाल करते हैं, मतलब फुटा हुआ फुग्गा लेकर भी छक्का चौका मार के आ गए, और देखो हमारे सामने साक्षात हमारी वाइफ ही बैठी है, पर हम छू भी नहीं सकते हैं। विंग उसको देख रहा था बदलते हुए चेहरे के एक्सप्रेशन को, और खड़ा हो जाता है अपने घुटनों पर, कहता है हस्बैंड बाजी क्या हुआ? वांग जी उसको अपने इतना करीब देकर कहता है ये क्या 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 कर क्या रहे हो? हिंग कहता है वाइफ होने के नाते मुझे हकलाना चाहिए था, आप हकला रहे हो ऐसे जैसे कि कोई भूत देख लियो, छोड़ो हटो मैं हॉल में जा रहा हूँ। वांग जी फटक से उसका हाथ पकड़ता कहता है ऐसे हालत में कहाँ जा रहे हो? हिंग कहता है आपके लिए उपाय ढूंढने, अब इतना हकलाते जो हो क्या ही कर सकता हूँ मैं। वांग जी उसकी बात सुनने के बाद कहता है हाँ जो भी है, बट तुम इस हालत में बाहर नहीं जा सकते, चलो बैठो इधर चुपचाप से। विंग कहता है हाँ ठीक है, उस साइड जाके सो जाओ। तो वांग जी कहता है तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम मुझे ऐसे दिखा रहे हो, मतलब कि तुम हमको सड्यूस कर रहे हो। विंग कहता है तो क्या हो गया, वैसे भी आप हस्बैंड है, हट्टे कट्टे लंबे चौड़े हो, ट्राई किया है कभी, मजा आता है ना। तो विंग की बात सुनने के बाद वांग जी कहता है हाँ तुमने ट्राई किया है, मतलब तुम कमिटेड थे पहले। विंग कहता है हेलो हेलो हेलो, मैंने कभी किसी के साथ ट्राई नहीं किया, पर मुझे पता है, और मैंने, फिर हाथ दिखाता है, मैंने हैंडशेक किया है, ये करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो सब करते हैं डिप्रेशन दूर करने के लिए, और वैसे भी तुमको तो पता ही है मैं सीबीआई एजेंट हूँ, रात होते होते मेरे सर पे 1 किलो का बोझ रहता है, हल्का करना रहता है, तो कभी कभी कर लेता हूँ, प्रॉब्लम क्या है, अभी करके दिखाऊं? वांग जी कहता है नहीं नहीं, हम लोग ट्रेनिंग पीरियड में तो ये सब नहीं कर सकते। विंग कहता ओ, इतना बोलकर उसके पास भाग के आता है और उसके ऊपर ढूंढते हुए कहता है ऐसा कहाँ लिखा है कि ट्रेनिंग पीरियड में नहीं कर सकते, मैं भी तो इंटर्न हूँ। बट देखो मैंने तो किया था कल ही रात को, इतना बोला हुआ है था। तो वांग जी का गला वापस से सूख रहा था, वो कहता है अच्छा मैंने बहुत पहले किया था, बट जब से पुलिस बनने की तैयारी कर रहा हूँ तो नहीं किया। तो विंग कहता है मेरे साथ करोगे, वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ट्राई तो कर सकते हो ना, एक्सीडेंटल मैरिज ही सही, हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। वांग जी कहता है नहीं, और उसको ना ऐसे बिठा देता है, कहता है तुम बैठो हम वॉशरूम से आते रहो। वॉशरूम में आकर बेचारा हा हा कर रहा था क्योंकि बेचारा बहुत हर्ट हो गया था। फिर वो शावर लेता है, विंग कहता है धत तेरी के कितना कोल्ड है ये, मैंने सोचा था कि अगर ये मुझसे प्यार करेगा तो मेरी बात भी सुनेगा, हाँ, इसको छोड़ ही करना पड़ेगा। रात में कहाँ जाओगे अपनी पतली पतली टांग दिखाकर, माया मोहनी दिखाकर, तुम्हें नहीं पटाया तो मेरा नाम भी विंग नहीं। इतना बोलते हुए वो आराम से अपने बालों को फुफ करते हुए बैठ जाता है। उसके बाद वो आराम कर लेता है। फिर शाम के टाइम में फिर विंग एज यूजुअली, सब लोग घर पे ही रहते थे, और जब उन लोगों को बुलाया जाता था तो वो लोग परेड के लिए सामने 2-3 घंटे के लिए जाते थे। तो हमारा जो नीही सिंह था, क्रेस और वांग जी परेड के लिए चले गया था। अब सीचन जो थे वो ड्यूटी चले गए हुए थे दोपहर में खा कर ही। घर में हमारा बच गया था विंग और अंकल किरण और बेबी फे। तो अंकल किरण कहते हैं कि बेटा मुझे ना कुछ ब्रांच को ना देखने जाना है, तो आप फे का ध्यान रख लोगे क्या? तो विंग कह देता है जी अंकल आप जाओ, उसको घर खाली चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, वो सोचता है कि ये सीबीआई एजेंट है, अचानक से मेरे घर में आकर टपक गया, क्यों आया मुझे पूछना पड़ेगा। ये सोचते हुए वो ट्रेनिंग के बीच में से ही पीठ दर्द का बहाना करके छुट्टी लेके घर के लिए निकल गया था। अंकल के जाते ही पहले तो फे को विंग को आराम करके सुलाना था, वो सोती तभी कुछ कर पाता, तो उसको सुलाने में ही 1-1.5 घंटा लग गया। जैसे वो सुला करके फ्री हुआ, वो फटक से ना उस बकायन के पेड़ के पास आकर के उसको खोदना शुरू करता है। वांग जी आ गया था और वो उसको दे, मतलब पहले घर में ढूंढता है, फिर सोई हुए कमरे में कोई नहीं है, किचन में भी विंग नहीं है, वो कहीं नहीं दिखा। फिर अचानक से उसे गार्डन एरिया की तरफ विंग दिख जाता है। शाम का टाइम था, ज्यादा ये नहीं था, लेकिन फिर भी दिख जाता है। वो देख कर आता है, वहां पे खड़ा हो जाता है, कहता बेबी 1 सेकेंड, ये कर कहाँ रहा है, कहाँ चल रहा है उधर, हाँ कहाँ करने आया तुम हमारे घर? वो वहां पे खड़ा होकर देख रहा था। विंग के हाथ में वो ना, वो जो छोटा सा एक लंबा सा था जिसके अंदर उस चिप को रखा गया था, वो हाथ लग गया था, और उसे देखते ही कहता है हाथ मिल गया। और वो जैसे ही मिट्टी को ढक ढुक कर खड़ा होता है, पीछे पलटता है, सामने में वांग जी हाथ जोड़े खड़ा था, जिसे देखते ही विंग की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। और वांग जी अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कहता है क्या करने आए थे मेरे घर? हाँ
आ करके हस्बैंडवा जी या वाइफवा जी खेलने तो तुम नहीं आए थे, बताओगे हमको? विंग कहता है एक्चुअली में वो ना, राम जी उसके हाथ से वो चिप ले लेता है और कहता है सच सच बताओ। फिर विंग अंदर आकर के सब कुछ बता देता है कि कैसे वो उस दिन आया था साउथ शिनचैन से मिलने के लिए, उसे वो फाइल देना था क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे करप्ट लोगों के कुछ इन्फॉर्मेशन थे, खुफिया कुछ अंडरवर्ल्ड लोगों के भी थे जिसे उन्हें पकड़ना है, और वो लोग एक सीक्रेट मिशन पे काम भी कर रहे हैं। तो वो बस मैं बाहर का कुछ कुछ लेके देता हूँ क्योंकि मैं इंटर्न हूँ तो मुझे ज्यादातर लोग जानते नहीं है, तो ये वही फाइल है। अमित जी कहता है तो मैं देखना चाहूंगा। इतना बोल करके उसको साफ सुथरा करके वो दोनों पहले उस फाइल को देखते जिसपे सच में बहुत सारे इलीगल और लीगल एक्टिविटीज थे, इवन आर्मी ऑफिसर्स के भी कुछ नाम थे और सीबीआई एजेंट में कौन कौन धोखा कर रहा है उन सबके भी नाम था। एक नाम देखने के साथ ये कहता है ये भी गद्दार है। बांग्जी कहता है ये कौन है? विंग कहता है ये मेरा बैचमेट था। इतना सुना हुआ ही था तो वांगजी इसको घूर कर देखते हुए कहता है ओ तो तुमको इस पे क्रश था? विंग कुछ नहीं बोलता। वांगजी कहता है क्रश था? विंग कहता हाँ 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 हाँ, था। वांगजी कहता अच्छा आज के बाद नहीं होगा, उस क्रश को मैं क्रश कर दूंगा, पुलिस बनने के बाद सबसे पहले मैं इसी को पकड़ूंगा। विंग कहता है बट हमारे पास सबूत नहीं है ना, और वैसे भी मुझे ये अर्गगा को देना है। इतना सुना हुआ ही था तो कहता अर्गगा? तो कहता है हाँ अर्गगा, ये सारा चीज उन्हीं के अंडर में तो जाएगा ना? कहता है मैं बिलीव नहीं कर सकता, हम इसकी कॉपी बनाएंगे, एक हम अपने पास रखेंगे एक हम उनको देंगे, और हाँ तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगे बिकॉज यू आर माई वाइफ ही। विंग कहता है हाँ जी ठीक है जी मैं समझ गया। जी कहता है समझ गए या नहीं? विंग कहता है हाँ मैं समझ गया, डरा क्यों रहे हो? विंग की बात सुनने के बाद कहता लोगों से बात करना कितना मुश्किल है, वैसे तुम बाहर जाओ मैं इसे छुपा कर आता हूँ। कहता कॉपी? तो कहता है वो देख रहे हो डाउनलोड में लगाया, इसे हम दूसरा ड्राइव में डालेंगे, वो डाउनलोड में हो जाएगा, वो निकल जाएगा। विंग को वो बाहर फेंक देता है। उसके बाद उसको ले जाकर के अच्छी जगह पे छुपा के आता है जहाँ पे वांगजी के अलावा कोई खोल ही नहीं सकता था क्योंकि वांगजी खुद पुलिस वाला था तो खुफिया ठिकाना उसके पास था, दैट्स व्हाई। उसके फाइल लेने के बाद वो वापस से बाहर आता है और कहता है ये लो उसे दे देना, और हाँ सावधान सतर्क रहना, ठीक है ना? तो विंग कहता है उतना बोल करके कहता है थैंक यू जी आपने मेरी इतनी मदद की। तो वांगजी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी मैं पुलिस में ही हूँ, कल अगर मैं पुलिस का कुछ भी बनता हूँ तो मेरा भी तो पहला काम यही होगा ना कि गुनहगार को सजा दिलाना, और तुम अच्छा काम कर रहे हो विंग। इतना बोल करके वो दोनों बाहर आते हैं। तो विंग पीछे से आते हुए कहता है आपको मुझ पे ट्रस्ट है जी? तो विंग की बात सुनने के बाद वांगजी कहता है है, पर हाँ आज के बाद मुझसे झूठ मत बोलना, समझे ना वाइफी? इतना सुनना हुआ था तो विंग ना मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसके मुंह से ना वाइफी वाइफी सुनना विंग को अच्छा लग रहा था। अब ऐसा नहीं था कि विंग को लड़कियां पसंद नहीं थी, विंग को लड़कियां भी पसंद थे पर उसे लड़के भी पसंद आते थे, दैट्स व्हाई वो बाइसेक्सुअल था। वो मुस्कुराने लगता है तो वांग जी उसकी फोरहेड पे फ्लेक्स करते हुए कहता है मुस्कुरा क्यों रहे हो? विंग ना उसके पास एकदम झुक जाता है और कहता है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे वाइफी बोला, मुझे अच्छा लगा। इतना करके वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए ही थे कि हमारे फी बीच में कबाब की हड्डी बन गई, करना स्टार्ट कर दी थी। वो दोनों का ध्यान उस तरफ चला जाता है और फिर विंग फटाक से फेई को ले लेता है और लेने के साथ ही उसे चुप कराना स्टार्ट कर देता है। वांग जी उसे देख रहा था कि किस तरीके से विंग ना एक ही 2 दिन में घर को कितना अच्छा सा मेंटेन कर लिया है। वो कहता है ठीक है मैं झाड़ू लगा देता हूँ, कपड़े सभी चीजों को ठीक कर देता हूँ, तुम इसे सुलाओ। विंग कहता है हाँ ठीक है। फिर वांगजी घर का काम कर रहा था, जो कुछ भी टॉवल्स और कपड़े क्योंकि सब मर्द ही रहते थे तो चड्डी बनियान इधर उधर पसरा हुआ था, बाहर से सब कुछ उठा उठा कर लाता है, फॉल्ट मारता है, रखते जाता है, सबके कमरे में रख देता है। उसके बाद फेई को वो झूला में सुला देता है। फिर किचन सेक्शन में जाकर के रात के खाने की तैयारी कर रहा होता है तो वांगजी भी उसके पीछे आके खड़ा हो गया था। वांगजी पहली बार विंग के बॉडी से आती हुई स्मेल को इनहेल करता है और उसे इनहेल करते ही उसे काफी अच्छा लग रहा था और उसे देखते ही वो कहता है वैसे तुम परफ्यूम कौन सा लगाते हो? विंग फटाक से उसकी तरफ मुड़ जाता है, कहता है हाँ हाँ जी। और विंग के बीच में ना डिस्टेंस बहुत कम बचा था। वांगजी धीरे धीरे करके विंग की तरफ बढ़ रहा था क्योंकि एक तो उसके कॉलेजन परफ्यूम का स्मेल, ऊपर से वांगजी, और वो दोनों के बीच में इतनी कम दूरी थी। जैसे जैसे करके उसके करीब वो बढ़ रहा था, वांगजी ऑलमोस्ट विंग के लिप्स को कैप्चर करके किस करने वाला था कि तभी फटाक से वहां पे क्रिस और नी सिंह आ जाते हैं और दोनों कहते ओ माय गॉड। और फिर वो ना अपनी आंखों के ऊपर ना हाथ रख लेते फटाक से और फिर 2 उंगली को ना फाड़ फाड़ के ना उसमें से देख रहे होते जहां पे वांगजी धीरे धीरे करके पहले तो उसके अपर वाले लिप्स को पकड़ के उसको होल्ड किए हुए था और विंग ना धीरे धीरे करके नीचे झुक रहा था। वांगजी फटाक से उसके कमर में हाथ डाल के उसे अपनी तरफ खींचता है और खींचने के साथ ही जब देखता है कि विंग ने उसको थप्पड़ नहीं मारा, बेचारा फिर से लग गया,
किसिंग वाली ड्यूटी में, और उसको फिर किस करना स्टार्ट कर देता है, और क्रिस और नी सिंह भी लाइक पेट में बटरफ्लाईज बन रहे थे, और वो दोनों ना अपने फिंगर्स को ना फाड़ फाड़ के देख रहे थे, चीर चीर के इधर से उई आ ऐसे करते हुए। और उसके बाद फिर क्रिस हमारे कहता इतना सुनना हुआ है था कि विंग फटक से वंगजी को धक्का दे देता है, और वंगजी गिरते गिरते बचा था सिंह के ऊपर, और कहता है विंग, फिर वो उस तरफ देखता कहता है तुम दोनों, कहता है वैसे तुम्हारा फुग्गा बचा हुआ तो है ना, ऐसा ना हो कि वो पंचर हो जाए। विंग को समझ तो नहीं आया, पर वांगजी का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा डरावने थे, और वो चिल्लाते हुए कहता नी हिस्से कहता आ ठीक है माफ कर दो मुझे, और वो बाहर की तरफ भागता, और हमारा वांगजी फ्लाइंग चप्पल लेकर उसके पीछे भागता है, रुको जाओ तुम, मिल जाओ हमको, कूटते हैं तुमको, रुक जाओ तुम, इतना बोल करके अपना फ्लाइंग चप्पल लेकर उसके पीछे दौड़ा दौड़ा के उसको पीट रहा है। क्रिस उसके पास आते हुए कहता है वैसे आप ठीक है भोजाई जी? तो विंग कहता है मैं ठीक हूँ। फिर वो कहता है अपर वाले लिप से खून आ रहा है, बेचारा हमारा विंग का मोह हो गया था, और वो कहता है हाँ मैं देख के आता हूँ, और वो फटक से भागता है अपने रूम में। क्रिस कहता है ऐसे ना सही, ऐसे ही सही, पर हमारे घर में अब लग रहा है कि कोई औरत का वास तो है, मतलब रोई तुम्हारे कदम ना शुभ है, घर में आते देखो लक्ष्मी जैसे हमारी भौजाई जी आगे, जो हम सबका ख्याल रखती है, और एक बार भी नहीं कहती कि इतना खाना कैसे बनाना मुझे। वही विंग फटाक से अंदर जाकर जब अपने लिप्स को साफ करता है तो देखता है उस सच में ब्लड आ रहा था, वो जल्दी से क्लीन करता है, एंड देन क्रीम अप्लाई करके बाहर आता है, जहाँ पे नीही सिंह वांगजी को पीटते पीटते नहीं वांगजी नीही सिंह को पीटते पीटते लेके आ रहा था। इसे देखकर वांगजी विंग को देखता कहता क्या हुआ? विंग कहता खून आ रहा था। फिर नीही सिंह कहता देखा देखा देखा, ये जंगली बिल्ला है बिल्ला। फिर वांगजी कहता रुको तुम। नीही सिंह कहता भौजाई जी बचाओ हमको, भौजाई जी बचाओ हमको, और विंग के पीछे जाके छुप रहा था, और वांगजी कहता इधर आओ तुम, इधर आओ, तुमको पीटे हम। विंग कहता है छोड़ दीजिए ना जी, वैसे भी आपको नहीं लगता कि आपको रेस्ट करना चाहिए? आप थक जाएंगे। वांगजी बेचारा हमारा मैं आओ एकदम शांत हो गया, और कहता ठीक है मैं वहां बैठता हूँ, तुम कर लोगे अकेले ना? विंग कहता बेचारा क्रिस और नीही सिंह एक दूसरे को देख रहा, कहते भाई साहब वो तरीकी ये क्या परिवर्तन हुआ, मतलब हमारे एल लगा करके खुद सीधा सन्यासी साधु संत बनकर हो तुम। हाँ गंदी बात भौजाई जी, ये कैसे हुआ? हाँ इसका हृदय परिवर्तन कैसे किया आपने? विंग शर्माते हुए किचन में चला जाता है, वो वांगजी को देख रहा है, वांगजी टीवी देख रहा है, विंग को देख रहा है, दोनों की नजरें मिल रही, दोनों पागल की तरह हंस रहे हैं। उसके बाद दोनों बस उन दोनों को देख रहे, टीवी को देख रहे, जो कि हर सेकंड हमारा वांगजी चैनल बदल रहा था, अब बेचारे इरिटेट हो रहे थे इन दोनों का रोमांटिक सीन देख करके। फिर क्रिस कहता वांगजी एक चैनल तो रहने दो, माना कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है, पर हमारा क्यों कवारा कर रहे हो? फिर वांगजी कहता हाँ ठीक है। फिर तब तक अंकल भी आ गए थे, और सीजन के आने में टाइम था। अंकल आते कहते फेई कहाँ है? तो फेई ने झूला में सो रही थी आराम से। फिर वो विंग के पास आते हुए जाता है जैसे ही, तो क्रेस नीही सिंह वांगजी फटाक से ना एक्शन मोड में आ गए थे, हाय हमारे बीबी के पास का कर रहे हो, और ये दोनों लाइक भौजाई जी के पास का करने गए, का डेमो दिखाना है तुमको? तो अंकल आते हुए कहते बेटा वो सो रहा है क्या, मैं तुम्हारी मदद कर दूं? तो नीही सिंह तो विंग कहता है अंकल बस सब कुछ हो ही गया, बस खाना लगाना का था। वो तीनों तो निठल्ले नकारे है, वो कुछ नहीं करते, लाओ मैं कर देता हूँ। फिर वो प्लेट सब ना उठा उठा के साफ करके लगा रहा था, तो नीही सिंह कहता है अरे चल यार हम भी करते हैं वरना। फिर वो दोनों भी भाग कर आते कहते भौजाई जी हमें भी दो। फिर विंग सबको खाना वाला वो उठा उठा के देता, कहते रखो। फिर वांगजी भी आ जाता है, उसके बाद वो कहता है अंकल आप कहाँ से आ रहे हो? कहता है एक ब्रांच में कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो मैं उधर से ही आ रहा हूँ, और मैं कहाँ से आऊंगा? खैर छोड़ो, वो ये बताओ कि तुम लोगों ने खाना खाया? कहता नहीं हम आपका वेट कर रहे थे। गगो कहाँ है? अंकल कहते हैं उसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, रुकना है नहीं तो खा लो। तो वो कहता है नहीं हम लोग खा लेते हैं। फिर वो सब लोग बैठ गए थे। फिर विंग सब खाना खा ही रहा होता है कि बीच में फेई उठ जाती है, तो विंग कहता है मैं देखता हूँ आप लोग खाइए। तो फिर उसे बेबी को ले लेता है, फिर उसको ऐसे झुला उला कर सुला देता है, फिर आकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद फिर विंग दूध गर्म करता है और बेबी को पिला देता है। फिर एक दूध बोतल में भर करके अंकल को दे देता है, कहता है रात में ये उठेगी ना तो इतना में हो जाएगा, और अगर रात में दोबारा दूध की जरूरत पड़े तो आप मुझे उठाइएगा ना कि वांगजी को। इतना बोल करके और वो सब सोने चले जाते हैं। फिर वांगजी सीजन के लिए खाना प्लेट में सब कुछ निकाल उकाल करके अच्छे से कवर करके चिट लगा कर रख देता है कि गगा खा लीजिएगा। फिर वो लोग सोने आ जाते हैं। रात के टाइम पे हमारा सीजन पूरा काम खत्म करके आते हैं तो देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पे खाना रखा हुआ है और वहां पे चिट भी लिखा हुआ था कि गगा आप खा लीजिएगा तभी सोने जाइएगा, खाना विंग ने बनाया है।
सिचन को अच्छा लग रहा था, होम वाली फीलिंग आ रही थी। पहले वो घर आता था थका हारा, बर्तन पड़े हुए हैं सिंक में, कपड़ा इधर है, सब कुछ इधर है, तो चिढ़ जाता था। पर फैमिली था तो देखना ही पड़ता था। और नॉर्मली खाना सिचन ही बनाते थे। फिर उतनी रात में आने के बाद खाना बनता था, कभी ये लोग होटल से मंगा के खा लेते थे, मतलब ऐसे दिनचर्या चल रही थी। लेकिन अभी जब वो देखता है तो उसे अच्छा लग रहा था। उसके बाद वो फ्रेश होकर के आता है, अपने कमरे में ले जाता है और लैपटॉप पे कुछ कुछ करते करते वो खाना भी खा रहा था और उसे अच्छा भी लग रहा था। कहता थैंक यू विंग, हमारी लाइफ में आने के लिए। हाँ, वरना हम सबकी जिंदगी तो इतनी बिजार हो रखी थी कि हम लोग क्या ही करते। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि सिचन काफी हैप्पी थे और वो खाना खा रहे थे। वांग जी वो अपने कमरे में था। बिंग ना वॉशरूम से आकर के अपना ना नाइट वाला मेकओवर कर रहा था, तो वांग जी बस उसको देख रहा था और अपने मन में कह रहा था इसके खर्चे कितने हैं। हाँ, फिर विंग कहता है उसे आपको कुछ नहीं करना, तो वांग जी कहता है वैसे तुम्हारा सारा मेकअप प्रोडक्ट पे कितना खर्चा आता होगा। विंग जब बताता है तो कहता है हाइस, मेरे सैलरी का 2 भाग इसके मेकअप पे जाता है। तो वांग जी की तरफ विंग देखते हुए कहता क्या सोच रहे हो। वांग जी कहता है नहीं कुछ ज्यादा नहीं है। विंग कहता है अच्छा, कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि तुम्हारी सैलरी से ज्यादा मेरे मेकअप प्रोडक्ट का खर्च है, वैसे मैं भी काम करता हूँ, भूल गए हो क्या। तो विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है याद है मुझे कि तुम भी काम करते हो, वैसे आ, मैं ये सोच रहा था कि। फिर विंग कहता है क्या सोच रहे थे, बोलो बोलो। वांग जी कहता है छोड़ो चलो सोते हैं। इतना बोलकर दोनों लाइट्स ऑफ करके चुपचाप लेटे हुए थे। वांग जी ना थोड़ी देर बाद ना विंग के साइड मुड़ जाता और कहता है तुम सो गए क्या। विंग ना अपना आई मास्क हटाते हुए कहता है नहीं तो मैं नहीं सोया, क्या कोई बात है। वांग जी कहता है मेरी और तुम्हारी। तो विंग कहता है हाँ मेरी और तुम्हारी। फिर वांग जी कहता है तुम्हारी और मेरी। फिर विंग कहता है हाँ तुम्हारी और मेरी क्या। वांग जी कहता है एक्सीडेंटल मैरिज हुआ है। तो विंग कहता है तो क्या हम वो इतना बोलना हुआ था। तो विंग उसको देख रहा था। फिर वांग जी कुछ भी नहीं बोल रहा था। फिर विंग को याद आता है भाई मेरे सिलेंडर लेग्स। फिर वो कहता है अच्छा, इतना बोल करके वो फटक से अपना पजामा ऊपर करता है और अपने पैर से ना वांग जी के कमर से लेकर पैर तक सिलाना शुरू। वांग जी सहर रहा होता और कहता है ये क्या कर रहे हो विंग। विंग कहता है वैसे अगर तुम चाहो तो मेरे साथ वो कर सकते हो, क्योंकि आफ्टर ऑल हम दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड जो है। वांग जी धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ रहा था, विंग भी धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके बाद जैसे ही वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करने वाला था कि तभी डोर नॉक होता है, कट 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 कट। वो जैसे ही सुनता है दोनों के बीच में मोलमोल हो गया था। वांग जी कहता मैं देखता हूँ। डोर ओपन करते हैं, वहां पे नीही सिंह था। नीही सिंह आते कहता गगा मच्छर बहुत काट रहा है, आपके रूम में मच्छर वाला अगरबत्ती है क्या। वांग जी भी लाइक अबे कमीने, हमारे रोमांचक मोमेंट में तुमने कबाब में हड्डा बना और तुमको मच्छर वाला अगरबत्ती चाहिए, जाके खून फिर कहता देता हूँ, दोबारा मत नॉक करियो। तो नहीं सिंह कहता ठीक है नहीं करूंगा। भराया पता नहीं गुस्सा क्यों आ रहा था। फिर वो लेकर के आता है, कहता है क्रिस को, क्रिस पता नहीं क्यों वांग जी गुस्सा कर रहा था। क्रिस कहता है हाँ तो वांग जी से मांगने गया। तो कहता हाँ मैं वांग जी से मांगने गया। क्रिस उसके सर पे फ्लेक्स करते हुए कहता तू पागल है, तू भूल गया वो दोनों शादीशुदा हैं, अभी वो अकेले थोड़ी सोता है। तब निही सिंह कहता ओ तेरी की, इसीलिए वो गुस्सा कर रहा था। वैसे क्या उन दोनों के बीच वो हुआ होगा। किसी कहता हमें क्या पता, हुआ होगा तो पता चल ही जाएगा, सुबह में छोड़ भी। फिर विंग बैठा हुआ था। फिर से जैसे वांग जी पलटता है, फिर से वो अपना टांग दिखाना शुरू। वांग जी उसके टांग देख करके पिघल तो रहा था, उसके पास आके बैठ जाता है वो। और दोनों बैठे हुए थे अकवर्ड सिचुएशन में, बैठे हुए थे। फिर वांग जी थोड़ी देर बाद बोलता है विंग क्या मैं तुम्हें किस करूं। विंग कहता है मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ, तुम ही कुछ नहीं कर रहे हो। वांग जी कहता है अपने मन में ये कुछ ज्यादा एडवांस है, पर जो भी है बहुत क्यूट है। इतना बोल उसके लिप्स को वो कैप्चर करता है एंड देन उसे सब करना शुरू करता है। फिलहाल से वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही कर रहे थे। उसके बाद कहते हैं चलो पेट पे चलते हैं। फिर दोनों आके लेट गया था। फिर हमारा जो वांग जी था धीरे धीरे उसके शर्ट्स के ऊपर टी शर्ट के ऊपर हाथ चला रहा था धीरे धीरे। फिर उसके अंदर ले जाता है और विंग ना उसको देख रहा होता है। फिर धीरे धीरे विंग ना हार्ड चाह रहा था कि मतलब होता ना एकदम आओ पटको मसलो टाइप्स ऐसे, पर नहीं। वांग जी हमारा ना बड़ी स्लो धीरे धीरे चल रहा था। विंग इरिटेट होते हुए कहता है क्या इससे ज्यादा फास्ट नहीं आता है तुम्हें। वांग जी कहता है फर्स्ट टाइम है तो मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। तो विंग कहता है मैं दूध पीता हुआ बच्चा थोड़ी हूँ कि मुझे डर लगेगा, मुझे पता है कि हाँ दर्द होता है थोड़ा सा, पर बाद में एक्सट्रीम लेवल का आनंद भी तो मिलता है। वांग जी इसकी बात सुनकर ही सन था और कहता है हाँ ठीक है मैं करता हूँ। इतना बोलने के साथ ही वो उसके ऊपर आ गया था और उसकी बॉडी जब रब हो रही थी तो विंग के मुंह से जो आह निकला, गॉड, वांग जी तो अंदर से लेकर बाहर तक कांप गया। फिर वांग जी धीरे धीरे करके उसको ऐसे रेडी करना स्टार्ट करता है।
फिर थोड़ी देर में सबके कपड़े फीके पड़े थे। वांग जी विंग को ऐसे ही टच करते हुए अपने आप को उसके ऊपर होल्ड किए हुए था, धीरे धीरे करके। और जो विंग था वो लिटरली अब चाह रहा था कि वांग जी उसके इनसाइड आए। तो विंग कहता है, फर्स्ट टाइम दर्द होता है विंग। विंग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर हम अप्लाई तो कर सकते हैं ना, इतना बोल करके। और वो ऑयल खाता है, उसके मुंह का प्रोडक्ट में था। फिर वांग जी जाता है, ऑयल लेकर आता है, हाथों पे, उसके ऊपर और साइड साइड में सब पे अप्लाई करता है। फिर अपने आप को उसके अंदर इंटरकनेक्ट करने के लिए पहले तो वन टिप्स अंदर डालता है, फिर धीरे धीरे करके मूव करता है, फिर उसके ऊपर आता है, फिर लिप्स को कैप्चर करता है और खुद को धीरे धीरे करके पुश करना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था वैसे वैसे विंग को दर्द हो रहा था, वो करा रहा था, पर उसे अच्छा भी लग रहा था। और उसके बाद वो फाइनली उसको अपने अंदर इंसाइड कर देता है। उसके बाद उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए उसे होल्ड करता है, फिर धीरे धीरे करके उसे थ्रस्ट करना स्टार्ट करता है। इस तरीके से वो एक दूसरे के अंदर इंटरकनेक्ट हुए थे और फाइनली वो लोग एक एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचते हैं, जहां पे फर्स्ट टाइम वांग जी को बिना फुगा के ही सही, बट इतना एक्सट्रीम लेवल का हैप्पीनेस मिला था। वो समझ पा रहा था कि किसी के साथ ऐसे इन्वॉल्व होने के बाद क्या हासिल होता है, कितनी खुशी मिलती है, क्या मिलता है, सब कुछ। और वो अंकल के बारे में सोच रहा था कि हो सकता है कि उस टाइम जोन में उनके साथ भी ऐसा ही कुछ सीन्स बना हो, पर जो भी था बात का परिणाम बहुत भयानक था। दैट्स वाई वो फिर से वापस से वो सोच रहा था। तो विंग कहता है, क्या हुआ? हाँ मुझे कहता है, नथिंग, मैं बस अंकल के बारे में सोच रहा हूँ कि अंकल के साथ क्या हुआ होगा। तो विंग कहता है, कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे ना। इतना बोल करके वो वापस से एक दूसरे को फिर से किस करने में लग गए हुए थे। अगले दिन सुबह विंग ना पहले उठ जाता है। हालांकि उसके बॉडी में पेन तो हो रहा था, बट फिर भी वो हट्टा कट्टा बंदा था और ट्रेनिंग वगैरह उसने ली हुई थी, जैसे कि वांगजे भी ट्रेनिंग पीरियड में है। दैट्स वाई विंग उठता है, खुद को थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके रिलैक्स फील कराता है। हालांकि उसकी बट की हालत बहुत बुरी बिगड़ चुकी थी, बट फिर भी वो उठता है, किचन में आता है और सौंफ का पानी बनाता है ताकि उसके टमी और बट के लिए थोड़ा सा फायदे कारक हो। उसके बाद वो किचन में जब बना के पी रहा होता है कि तभी वो अंकल की रैन का डोर ओपन देखता है। तो वो पीते पीते ना जाता है कि कहीं बेबी को कुछ चाहिए तो नहीं होगा। तभी वो देखता है कि अंकल की रैन के बैक पे ना कुछ चोट के निशान है, जिसे अंकल की रैन ना साफ कर रहा है और बेबी ना बगल में ना ऐसे ना सो रही है। विंग उसके पास आते हुए कहता है, अंकल ये क्या है? हाँ। तो फिर अंकल उसे देखते और कहते हैं, विंग बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता है, वो पानी साइड में रखते हुए, अंकल बताइए ये क्या है? फिर अंकल ना सारी बात बता देते हैं और हम बाद में पता करेंगे कि विंग को आखिर क्या पता चला। ठीक है। विंग ये सब सुनने के बाद सदमे में था और कहता, अंकल फिर आपने ये बात घर वालों को क्यों नहीं बताई? अंकल कहते हैं, वांग जी को लगता है कि मैंने कोई गुनाह किया है। हाँ, 55 साल की उम्र में अगर आपको कोई बेटी दे तो कैसा लगता है, अजीब लगता है ना। आह, पर सही वक्त आने पर उन्हें पता चल जाएगा। पर फिलहाल से छोड़ो, जाने दो। वैसे भी हमारे घर में इतने टाइम से कोई बेटी नहीं थी। मेरी वाइफ जिससे मैं बहुत प्यार करता था, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी मुझे छोड़ के चली गई। उसके बाद अब मेरी लाइफ में बस एक ही सहारा है और वो है फी। इतना बोलना हुआ था तो अंकल कहते, आप बैठिए। विंग कहता है, अंकल आप बैठिए बैठिए। इतना बोलकर उसे जबरदस्ती बिठाता है। फिर उसके बैक पे ना वो दवाई ना अप्लाई कर रहा होता है। ले नी से अंगड़ाई लेते हुए जब देखता है, डोर पूरा खुला था क्योंकि विंग आया था तो डोर खोल दिया था। वो जब देखता है कि विंग ना अंकल के बैक पे दवाई लगा रहा है, वो कहता है, ओह माय गॉड भोजाई जी, ये क्या कर रहा था? मतलब भाई जी को छोड़ के अंकल जी के पीछे, यार क्या है इसमें? मतलब हर इंसान इसके ऊपर फ्लैट हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। मतलब बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम फेल है क्या? ये 55 साल का बुढ़ा सबके ऊपर भारी पड़ रहा है। मतलब कहीं हम लोग बाल ब्रह्मचारी बन के घंटा मंजीरा लेके बजाते ना फिरे। भागता हुआ जाता है, क्रिस को कहता है लात मारते हुए, क्रिस उठना उठना उठना। क्रिस कहता, क्या हुआ? कहता, चल तुझे कुछ दिखाना है। उसको तीर तार करके बाहर लेके आता है। दोनों अपनी आंखें मलते हुए देख रहे थे, क्रिस नीहे सिंह क्रिस को देखते हुए कहता, वांग जी। और वो भागता है वांग जी के पास, जहाँ पे वांग जी ना हमारा चड्डी बनियान पहन के आराम से लेटा पड़ा था। वांग जी को ऐसे लेटा हुआ देखता है, वो दोनों कहते, रात में कुछ तो हुआ होगा ब्रो। फिर वो कहता, वैसे भी हम इसके मजे बाद में लेंगे, पहले उसके पिछवाड़े पे लात मार। फिर दोनों एक एक लात मारता है। वांग जी कहता, क्या हुआ? कहता है, तुम्हारा आइटम कोई और उड़ा के ले जाएगा। वांग जी कहता, क्या? फिर उसको खींच कर लाता है जहाँ पे वो तीनों देख रहे थे। तीनों के कान से ना बड़े बड़े मिर्ची वाले धुएं निकल रहे थे। वांग जी तो पहले 2 मिनट देखता है, उसके बाद आते ही कहता, विंग ये क्या कर रहे हो? हाँ। विंग कहता है, अंकल को चोट लगी है। फिर अंकल शर्ट पहनते हुए कहते, अरे नहीं नहीं बेटा, बस फिसल गया था, शुक्रिया शुक्रिया, इतना बोलना हुआ ही था। हमारा वांग जी भी लाइक, मेरे अंकल नहीं सुधरेंगे। फिर वो विंग को तीरते हुए अपने कमरे में लाता और कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम
मेरे जैसे आदमी को छोड़ करके 55 साल के इंसान के पीछे जा रहे हो। विंग ना एक कोहनी देता है धर के वांग जी के पेट में, मतलब खाना खाया जाता तो सारा बाहर। और विंग मुंह बनाते हुए कहता है, ए क्या समझ के रखा है मुझे, हाँ कैरेक्टर लेसा, अगर ऐसा रहता तो रात को तुम्हें अपने पास आने देती का, एक लात मार दी बेड से नीचे। हाँ, एक तो हमारी गलती से शादी हुई, फिर भी इस शादी को मैं निभा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तुम्हारे फैमिली को देख रहा हूँ, तुम्हारी उस छोटी सी बहन को देख रहा हूँ जिसको तुम लोग को गोद में लेने तक नहीं आता, तुम लोग के लिए खाना बना रहे हो, मुझे क्या सच में हाउस वाइफ समझ के रखा है, मैं सीबीआई एजेंट हूँ। और सारे लोग बाहर से बोलते हैं क्या, इवन सीचन भी आके हाँ करके देख रहे होते हैं। फिर विंग को याद आता है, ओ तरीकी मैंने बोल दिया। फिर विंग कहता, हाँ तो हाँ मैं सीबीआई एजेंट हूँ, और वैसे भी मैं यहाँ पे अंडर कवर हूँ, और मुझसे कोई जुबान नहीं लगाएगा, भरा है, मैं तुम लोगों को काम वाली बाई नजर आती है क्या? इतना बोलकर वांग जी को धक्का देते हुए वॉशरूम की तरफ चले जाता है बेचारा हमारा वांग जी, सीधे कवर्ड पे जाके ऊपर गिरता है। बी लाइक क्या सोचा था, क्या से क्या हो गया। नी सिंह और सब लोग भागकर उसके पास आते कहते, सच में क्या वो सीबीआई एजेंट है? फिर हमारा वांगजी बाहर आके बता देता है कि हाँ वो सीबीआई एजेंट है, और उसके एक एजेंट ने यहाँ हमारे बकाइन के पेड़ के नीचे एक चिप डाला हुआ था, जिसकी वजह से उसको यहाँ आना पड़ा, और अनफॉर्चुनेटली उसने मुझसे शादी किया था तो उसे रहने का एक ठिकाना भी चाहिए था, दैट्स वाई वो एग्री कर गया और ये सीन बना। तो अंकल कहते हैं जो भी हो, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। वांग जी कहता है, अंकल आप तो चुप ही रहिए, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए बिल्कुल नहीं होता है। अंकल कुछ भी नहीं बोलते हैं, और उनको थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि बच्चे लोग उसे कैसे बात कर रहे हैं, बट फिर भी वो कुछ नहीं कहते। फिर विंग जब रेडी होकर आता है तो सारे घर वालों ने उसको घूर कर देख रहे थे, भी लाइक सच बोल ले बेटा तू। फिर विंग ना अपनी सारी सच्चाई बता देता, कहता वो न्यू न्यू इंटर्न है और उससे छोटे छोटे काम करवाए जाते हैं जिस वजह से वो यहाँ है। तभी डोरबेल बजता है तो नीही सिंह जाता है देखने के लिए कि एक चश्मिश आदमी है बाहर में खड़ा जिसने अपना जियांगचेंग नाम बताया। विंग खुश होते कहता है गगा, और इतना बोलकर वो भागता है बाहर, जहाँ गोद में जाकर वो उछल के गले लग जाता है। वांग जी तो हमारा फिर से भुना हुआ भुट्टा बन के फूट रहा था। फिर वो अंदर लाते हुए कहता है, वांग जी देखो ये मेरे गगा है जिसके बारे में मैंने बताया था। फिर वांग जी को याद आता है कि हाँ ये इसका ये चचेरा भाई है, कजन ब्रदर भाई। तो फिर वो थोड़ा सा राहत की सांस लेता है। उसके बाद फिर सब लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर सीचन हमारा ना जियांगचेंग को घूर घूर के देख रहा है, लाइक पहली पहली बार है, ऐसे वाला सीन बन रहा था। जियांगचेंग भी उसे घूर कर देख रहा था। फिर विंग बोलता है कि आचिंग मैंने अपने परिवार वालों को सब कुछ बता दिया। जियांगचेंग कहता है परिवार वाले? फिर नीहे सिंह कहता है हाँ ये हमारे भोजाई जी है ना। फिर जियांगचेंग उसे घूर कर देखता है, कहता है ये क्या चल रहा है विंग? फिर विंग उसे बताता है कि हमारी एक्सीडेंटल मैरिज हो गई थी। जियांगचेंग सब कुछ करने के बाद कहता है, विंग अगर इतने सारे लोगों को बताते चलोगे तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा विंग। विंग कहता है आप सब छुपा लेंगे ना, आप सब किसी को नहीं बोलेंगे ना? फिर सब लोग बोलता है नहीं हम नहीं बोलेंगे। फिर विंग बताता है कि ये लोग पुलिस ट्रेनिंग कर रहे हैं और अगले महीने से शायद इन लोगों की पोस्टिंग भी हो जाए। फिर जियांगचेंग कहता है वो कहाँ है? फिर वांगजी उठकर जाता है और ला करके देते हुए कहता है ये रहा आपका वो चिप जिसे आपको चाहिए था। फिर जियांगचेंग कहता है शुक्रिया। तभी अंकल किरण कहते हैं बेटा आप सिंगल हो क्या? इतना सुनना हुआ था कि सारे घर वाले हाँ करके अंकल को देख रहे हैं। अंकल कहते मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सीचन के लिए पूछ रहा था। जियांगचेंग शर्माते हुए कह देता है जी अंकल मैं सिंगल हूँ। तो फिर कहता है वैसे मेरा बेटा बिजनेसमैन है, छोटा सा ही बिजनेस है हमारा बट बिजनेसमैन है, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट हो तो तुम कर सकते हो। फिर जियांगचेंग की आंखें सीचन से मिलती है, सीचन की आंखें जियांगचेंग से मिलती है। फिर फटाक से अंकल कहते हैं सीचन जाओ इन्हें बाहर तक छोड़ के आओ बेटा। तो विंग कहता है नहीं। फिर सब लोग कहते हैं हाँ। कहता आए हैं तो गगा नाश्ता करेंगे ना, है ना? तो फिर कहता हाँ वैसे भी बहुत दिन हो गया तुम्हारे हाथ का खाना खाए हुए। फिर विंग फटाक फटाक जाता है, किचन में काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे अंकल उनसे कुछ कुछ पूछ रहे होते हैं, वांगजी भी पूछ रहा होता है, जान रहा होता है, सीचन बात सुन रहा होता है और सब कुछ। सीचन ना बार बार जियांगचेंग को देख रहा होता है, जियांगचेंग भी उसको देख रहा होता है। उसके बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे, सब लोग खाना खा रहे होते हैं। खाना खाते वक्त जियांगचेंग कहता है अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आकर, वैसे भी मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अंकल फटाक से कहते हैं तो बेटा आप भी यहाँ आ जाओ ना, वैसे भी हम यहाँ पे सिर्फ मर्द लोग ही रहते हैं, हमारे घर में एक छोटी सी बेबी है। फिर वो फेई को दिखाता है, कहता है ओ वाह ये किसकी बेटी है, आप शादीशुदा है क्या? बेचारा सीचन खांसने लगता है और कहता है नहीं। फिर अंकल किरण बड़े गर्व से कहते हैं ये मेरी बेटी है, इतना सुनना हुआ था। तो वो कहता है हाँ आपकी? तो विंग कहता है जियांगचेंग मैं बाद में बताऊंगा सब कुछ। कहता ठीक है। फिर उसके बाद वो सब लोग खाना वाना खाते हैं। फिर सीचन ना जियांगचेंग को छोड़ने के लिए बाहर जाता है, जहाँ पे सारे लोग ना विंडो गेट सब में से मुंडी बाहर निकाल निकाल के देख रहे हैं, जहाँ पे ये दोनों वॉक करते हुए जा रहे थे और सब लोग मुंडी निकाल कर सुनने की कोशिश कर रहे थे। और हमारा विंग भी एकदम घुसा हुआ था उसी में। जहाँ पे सीचन कहते हैं तो तुम सच में सिंगल हो, कमिटेड नहीं हो? तो जियांगचेंग कहता है मैं सिंगल हूँ।
फिर सीचन कहता है तुम्हारा भाई यहीं रहता है, उन दोनों ने शादी कर ली है, तो तुम भी यहीं आके रह सकते हो ना हमारे साथ, हमारे फैमिली में। इतना सुनना हुआ था तो कहता है मैं सोचूंगा, बट मैंने अभी सोचा नहीं है। तो कहता है इसमें सोचना क्या है, अगर ना पड़े जरूरत तो कोई बात नहीं, नहीं तो आके रह सकते हो ना, इसमें क्या है। तो कहता है हाँ देखता हूँ। फिर उसके बाद वो उसको बाहर तक छोड़ देता है। उसके जाने के बाद जैसे ही सीजन पलटता है, सारे लोग ना ऐसे, कोई मक्खी तो कोई पेपर तो कोई कुछ उठा करके हाँक रहा था, पढ़ रहा होता है। सीजन आते हुए कहता है हाँ, मेरे घर और मेरे घर वाले। इतना बोल को अपने कमरे में जाता है और तैयार होने लगता है। उसके जाने के बाद विंग घर पे था, अंकल घर पे थे और वो सब ट्रेनिंग के लिए निकल गए थे, सब अपने अपने काम पे। फिर विंग अंकल के पास आता है, फी को लेता है और उसे दूध पिलाते हुए कहता है इतना सब कुछ हो गया, अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया। अंकल कहते हैं गलती मेरी भी है ना, जानबूझ के करो या अनजाने में ही, पर हुई तो है ना, मैं क्या ही कर सकता हूँ, खैर छोड़ो। इतना बोलने के साथ ही वो सामने देख रहा होता है, कहता है मुझे 2 दिन बाद फिर से जाना होगा, पता नहीं क्या होगा। तो विंग कहता है कब तक आप छुपाने वाले हो, कभी ना कभी तो इन लोगों को पता चल जाएगा ना। वो कहता है जब तक मैं छुपा सकूं। ऐसे करते हुए ना इस घर का दिनचर्या ना बन रहा था ऐसे ही। जियांगचंग भी बीच बीच में वीकेंड पे आता, उन लोगों के साथ पार्टी वार्टी करता, मस्ती करता, बातें करता। अंकल भी बीच बीच में कहीं गायब हो जाते थे और सबको बोलते थे कि ब्रांच पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। वांगजी और विंग का रिश्ता भी धीरे धीरे करके डेवलप हो रहा था, जहाँ पे इन लोगों ने सोचा था कि इस एक्सीडेंटल मैरिज को वो डिवोर्स लेके खत्म कर देंगे। बट उस चिप के चक्कर में विंग ने वांगजी के साथ वो सब कुछ कर लिया था। उसके बाद अब वांगजी और विंग की दोनों की आदत हो गई थी एक दूसरे के साथ रहने की, साथ सोने की, प्यार करने की, सब कुछ करने की। तो उन दोनों के बीच भी रिश्ता काफी डेवलप हो रहा था। ऐसे करते हुए 1.5 मंथ बीत गया था। अब वो दिन था जिस दिन वांगजी, क्रिस और नी सेंग तीनों को पुलिस यूनिफॉर्म और ड्यूटी मिलने वाली थी। अंकल और सीचन बहुत खुश थे। जियांग चेंग, विंग वो सब भी आए हुए थे। जियांग चेंग को देखकर तो कुछ लोग समझ गए थे कि हाँ हाँ ये सीबीआई एजेंट है, पर विंग इंटर्न था, दैट्स वाई उसे कोई ज्यादा जानता नहीं था। पर फिर भी विंग काफी खुश था कि उसका हस्बैंड पुलिस सुपरिटेंडेंट बनने वाला है, और इसलिए वो सब वहां पे थे। सबको बैच दिया जा रहा था, सबको पहनाया जा रहा था, और वो लोग सब कुछ दूर से देख रहे होते हैं। वो सब कुछ पहन के और ड्यूटी का शपथ वगैरह ले लेने के बाद जब वो बाहर आता है, जहाँ पे विंग ना उछलते हुए कहता है वांग जी कंग्रेचुलेशंस, थैंक गॉड तुम्हें ड्यूटी लग गई। तो कहता आखिरकार मेरी मेहनत फल आ ही गई अंकल। और इतना बोल करके वो सब बोलता है। फिर उसके बाद सबका रैंक दिखाता है, जहाँ पे नीहिसेंग और क्रिस उन दोनों के ही डिपार्टमेंट में डाला गया था, पर रैंक उन लोग का लोअर था। मतलब एक स्पाई था, एक डिटेक्टिव था, पर उन लोग के साथ ही काम करना था। उसके बाद वो सब लोग खुश होते हैं, फिर रेस्टोरेंट जाते हैं, क्योंकि वो लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, कोई इतना हाई फाई हाईटेक फैमिली नहीं है इन लोगों की। फिर रेस्टोरेंट आकर सब लोग इकट्ठे, फे को भी लेके आए हुए थे, खाना खाते हैं, उस दिन को एंजॉय करते हैं। तभी अचानक से एक शख्स जो कि थोड़ा मोटा ताजा तगड़ा था, आते ही अंकल किरण के कॉलर को पकड़ते हुए कहता अबे वो तू वही है ना, हाँ तू वही है ना, पैसे कब दे रहा है बोल। इतना सुनना हुआ ही था कि सब लोग खड़े हो जाते हैं। कहता ये क्या पागलपन, ये क्या बदतमीजी से सब लड़ने लगते हैं। तब तक वो मोटा आदमी ना अंकल किरण को ना 3-4 घूंसे धड़ दिया हुआ था। वांग जी सबको हटाते हुए कहता तुम भूल रहे हो कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। वो कहता ओ देखो तो पुलिस को पाल के रखा हुआ है, हाँ तुझे क्या लगता है उसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। बॉस ने बुलाया, कल चुपचाप आ जाना। इतना बोलकर वो चले जाते हैं। अब खाना कौन खाएगा, सबका मूड खराब हो गया था। उसके बाद वांगजी अंकल को लेकर घर आता है। सब लोग, पूरा माहौल शांत बैठा हुआ था। वांगजी चिल्लाते हुए कहता है आखिर आप सच कब बताने वाले हैं, क्या छुपाया है, अचानक से बेबी कहाँ से आ गई अंकल, आप मुझे बताएंगे। अंकल कुछ भी नहीं बोल रहे थे। एंड देन विंग कहता है इस तरह से चिल्लाना बंद करो, मैं बताता हूँ। इतना सुनना हुआ था कि सारे फैमिली वाले शॉक्ड। जांगचेंग भी आ गया था, कहता प्लीज पहले सुन लो, अगर विंग कह रहा है तो कुछ जरूरी ही बात होगी। फिर विंग बताना शुरू करता है तो अंकल कहते हैं मैं बताता हूँ, छोड़ो रहने दो विंग। इतना बोल करके वो बैठ जाता है और कहता है तुम्हें पता है जिस दिन हम सब लोग तुम्हें छोड़ने के लिए जहाँ पे तुम लोग का ट्रेनिंग पीरियड ग्राउंड था वहां पे गए हुए थे, आते वक्त रास्ते में बारिश हो गई थी। मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी भी अपने दोस्त से मिल पाऊंगा। जब मैं लौट रहा था तो रास्ते पे एक लेडी ना ऐसे जख्मी हालत में पड़ी हुई थी, वो भाग रही थी किसी से बच करके। मैंने जब उसे बचाने के लिए जीप रोकी और उसे उठाया तो वो सीजिया थी। सीजिया को देखते ही मैंने कहा सीजिया तुम यहाँ के क्या कर रही हो। उसने कहा पहले मुझे बचाओ किरण। फिर मैं उसे लेकर हॉस्पिटल आया, उसके चोट लगे हुए थे थोड़ा सा। फिर उसको सभी जगहों पे जब उसका इलाज हो गया तब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है। तब उसने बताया कि वो जिससे प्यार करती थी वो एक लोकल
पैसा वसूल करने वाला गैंगस्टर था, जिसके साथ उसके रिश्ते थे। उसे शादी से पहले नहीं पता था कि वो एक गुंडे से शादी कर रही है। बाद में उसकी लाइफ धीरे धीरे हेल हो गई। जैसे तैसे करके वो अपनी लाइफ काट रही थी, पर अचानक से आज हुए झड़प में उसके पति और दूसरे गुटों के बीच में उसे भी चोट लग गया, और वो हेल्प के लिए यहाँ आई हुई थी, बट मैं उसे हॉस्पिटल लेके आ गया। फिर मैं उसे उसके घर छोड़ने आया, जहाँ पे उसका पति नहीं आया हुआ था। हम दोनों उसके घर में बैठे हुए थे। उसने मुझे चाय दी। उसकी घर की हालत देखने के बाद मुझे उस पे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था। हालाँकि हम सब लोग कॉलेज में एक ही ग्रुप में थे, जहाँ पे मैं, मेरी वाइफ़, वो और 2 और दोस्त थे। सब साथ में ही थे, पर हम में से किसी को नहीं पता था कि जीसिया की शादी अचानक से ऐसे किसी लोकल गुंडे से हो जाएगी। जीसिया ने कहा कि उसके बाबा की जो पैसे जो लिए थे लोन के रूप में, उसका कर्ज वसूली करने के टाइम पे इन्होंने ही मदद की थी, जिस वजह से मेरे बाबा ने मेरी शादी इस इंसान से कर दी। स्टार्टिंग में मुझे कुछ नहीं पता था, हमें लगा सब कुछ अच्छा है। शादी के 6 साल बाद मुझे पता चला कि मेरा हस्बैंड एक लोकल गैंगस्टर है और मेरे साथ रोज जबरदस्ती करता। मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती थी, दैट्स वाई मैं उससे छुटकारा चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो मेरे साथ जबरदस्ती करता था और सब कुछ। मैंने कितनी बार कहा कि मुझे बच्चा चाहिए, पर उसने कहा कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, उसे बस मेरे साथ रहना है, साथ सोना है, उसे बच्चा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एक दिन पता चला कि वो जिस लेडीज के लिए काम करता है, उसका संबंध उसके साथ में है, और वो बहुत पावरफुल वुमेन है, जिसके लिए वजह से वो मुझसे बच्चा नहीं चाहता है। मैं एक तरह से इस रिश्ते में फंस गई हुई थी। मैं बस मरना चाहती थी। वो मुझे ना ही मरने दे रहा था, ना ही कहीं जाने दे रहा था, ना ही कुछ करने दे रहा था। बस मुझे अपने साथ अपनी जिंदगी को खींचते हुए, घसीटते हुए लेके जा रहा था। ये सब सुनने के बाद किरण, आमिन, की मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने जीशिया को सांत्वना दिया और फिर मैं वहां से चला आया। लेकिन अगले दिन मुझे फिर से मेरे ब्रांच में काम के लिए जाना पड़ा। पर अनफॉर्चुनेटली आते वक्त रास्ते में मेरी मुलाकात फिर से जीसिया से हो गई और बीच में हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। मेरी मुलाकात कब उसके लिए अट्रैक्शन का केंद्र बन गया मुझे नहीं पता। शायद से वो मेरे साथ ये सभी चीज मेरे सिंपैथी की वजह से कर रही थी, मुझे भी नहीं पता चला। अचानक से फिर से एक बरसात वाले दिन, जब हम भीगते हुए बस स्टॉप पे खड़े थे उसको घर छोड़ने के लिए, हमारे बीच वो सीन बन गया। और उस दिन सच में मैं अपने साथ फुग्गा लेके नहीं गया था। उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। फिर मेरी मुलाकात सीधे 3 मंथ बाद हुई, जब उसने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट है। तो मैंने उसे बोला कि बेबी को अबॉर्ट करा दे, अगर उसके हस्बैंड को पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है तो बहुत बुरा हो जाएगा। भंग जी कहता है, बट अंकल उसके बाद तो हम लोग के ट्रेनिंग थे 6 मंथ के लिए। तो कहता हाँ, उसके बाद तुम लोग के ट्रेनिंग थे तो तुम सब चले गए थे, और सीचन कंपनी में रहता था सारे ब्रांच की देखभाल करने के लिए। मतलब बीच बीच में जाते हैं ना चेकआउट करने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए। तो जब भी मैं जाता था तो मैं उससे मिलने लगा। धीरे धीरे करके वो बेबी को रखना चाहती थी। मैंने सोचा कि उसका हस्बैंड टाइम टू टाइम इसके साथ अगर ऐसा कुछ करता है तो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जब उसके हस्बैंड को पता चला तो वो उसे मारने पीटने लगा और उसे बहुत धमकाने लगा कि बेबी को अबॉर्ट कर दो, वो बच्चा नहीं चाहता। उसने कहा कि ये बच्चा उसका है, लेकिन फिर भी वो जिद पे अड़ी रही और अपने आप को बस सेफ करती रही, क्योंकि उसे ये बच्चा चाहिए था। शादी के इतने साल हो चुके थे, अमूमन 40 साल हो चुके थे, और 40 साल में उसे माँ का सुख नहीं मिला, हस्बैंड का सुख मिला। लेकिन उसका हस्बैंड एक नंबर का जाहिल इंसान था, गैंगस्टर था। बट उसे एक फैमिली चाहिए थी, जो कि उसका हस्बैंड उसे फिल नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से वो उस बच्चे को अबॉर्ट करना ही नहीं चाहती थी। 7 मंथ का टाइम पीरियड था। एक दिन अचानक से मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया कि आपको बुला रही है मिस जिया करके। मैं भागते हुए जब वहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि वो दम तोड़ चुकी है और उसने एक 7 माह के बेबी को जन्म दिया। उसके बाद उस बेबी को ऑक्सीजन की जरूरत थी तो उसे वेंटिलेशन किया गया था। जब मैं जीसिया को देखने के लिए मॉर्जरी पहुंचा, उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ही मारने पीटने के निशान थे, गले पे भी निशान था और चेहरे पे भी। मैं समझ गया कि उसके पति ने उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट किया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी थी मेरी बेबी को सेव करना, इसलिए मैं उस बेबी को तुरंत, जहाँ से बेबी हम घर लाए थे, वांग जी, तो कहता हाँ। तो मैंने बेबी को वहाँ पे अपने दोस्त की निगरानी में रख दिया और उसे कहा कि जब तक बेबी 9 मंथ का पूरा हेल्दी ना हो जाए तब तक मैं उसे घर नहीं ले जा सकता। उसने भी मुझसे वायदा किया और उसने फे को वहाँ पे रख दिया नेम टैग के साथ में, और बेबी वहाँ पे राइज होने लगी। फिर मैं वापस गया, तब तक उसका हस्बैंड उसको लेके जा चुका था। मैं उसके ग्रेवयार्ड गया था ताकि मैं अंतिम श्रद्धांजलि उसे दे सकूं, अपने दोस्त को विदाई दे सकूं।
बट जब उसके हस्बैंड को पता चला कि वो शख्स मैं ही हूँ, उसने अपने गुंडों के साथ मेरी बहुत पिटाई करवाई। हालांकि मुझे थोड़े बहुत फाइट आते थे, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी जख्मी हो गया था। उसके बाद 2 दिन के लिए मैं वहीं हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया। फिर थोड़ा ठीक होने के बाद जब मैं घर आया तो तुमने देखा था कि मेरे सर पे पट्टी लगी हुई थी, और वांग जी ने पूछा भी था कहाँ सर फुलवा के आ गए। जहाँ पे अंकल ने आंसर किया था बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, और इन लोगों ने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था। उसके बाद उसका, जब भी मैं उस एरिया में जाता हूँ चाहे कुछ भी, तो उसका हस्बैंड हर बार मुझे मिलता है और मुझे जी भर के पीट लेता है या फिर मुझे ब्लैकमेल करता है पैसे देने के लिए। तो इतना सब कुछ सुनना हुआ ही था, तो मांग जी कहता है और आप सुनते और पीछते भी आ रहे हैं। अंकल कहते हैं तो क्या करूं मैं, कैसे बताता कि ये सब एक गलती से हादसा हुआ था, जिसके बाद मुझे पछतावे का भी टाइम नहीं मिला और सब कुछ खत्म हो गया। मैंने अपने दोस्त खो दिया, उस इंसान ने उस बच्ची को मार ही डालना था। कम से कम हमारे पास रहकर वो बच्ची अपनी दुनिया तो देख रही है ना। वांग जी, सीचन, नी सेंग, क्रिस सब शॉक्ड थे, सिवाय विंग के। शांत था क्योंकि उसे पता था सब कुछ। जियांग चंग को भी थोड़ा सा बुरा लग रहा था। उसके बाद वांग जी कहता है मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अंकल कहते हैं मैं भी नहीं चाहता कि तुम उसे छोड़ो, मैं चाहता हूँ कि उस पावरफुल लेडीज को पकड़ो जिसका नाम जाओ मिया है। जाओ मिया एक बहुत ही पावरफुल गैंगस्टर लेडी है जो कि बहुत सारे इलीगल काम करती है, जैसे कि जो होता है ना ब्रोथल्स के काम करना, इलीगल वेपन्स ऑर्गन्स बेचना। हालांकि वो गैंगस्टर है बट वो माफिया नहीं है। तो वांग जी कहता है, तो विंग को देखते हुए, उस चिप में इसका भी नाम था ना? जियांगचिंग कहता है हाँ, और हम लोग कब से उसके पीछे पड़े हुए हैं। हालांकि उसके साथ 2 और पॉलिटिशियंस भी है जिनको हमें पकड़ना है। तो हमारा वांग जी कहता है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना बोलकर वो जियांगचिंग से हाथ मिलाता है। फिर यहाँ पे फैमिली सॉर्ट आउट सब कुछ हो गया था। उसके बाद सबका पॉइंट ऑफ व्यू अंकल के लिए बदल गया था, खासकर फेई के लिए भी। अब वांग जी को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था कि उसे छोटी बहन क्यों मिली। भले ही ये एक एक्सीडेंटल था, लेकिन जो भी था अब उसके लाइफ में वो छोटा बेबी था। वांग जी कहता है अंकल अगर आपको ये बेबी नहीं चाहिए तो मैं इसे अडॉप्ट कर लूंगा। सीचन कहता है और मैं भी। अंकल की आंखों में आंसू आ गए थे। वो अपने दोनों बच्चों को गले लगाते हुए कहता है अडॉप्ट क्यों करना, ये तुम्हारी बहन, इसे तुम बहन बनाओ या फिर बेटी बनाओ, अभी तुम दोनों की जिम्मेदारी है। जब तक मैं हूं तब तक मैं अपनी बेटी के साथ रहना चाहता हूँ वांग जी। फिर सब लोग समझ रहे थे कि हाँ अंकल अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उसके जाने के बाद उन्होंने कभी भी अपनी वाइफ के बाद किसी औरत की तरफ ऐसे उठाकर नहीं देखा। वो तो हालात ऐसे बन गए थे कि ये एक्सीडेंट हो गया था, बट अब जब बेटी आई है लाइफ में तो वो कैसे जाने दे भला। ये सोचते हुए सब लोग थोड़ा सेंटी हो गए थे, माहौल पूरा सेंटी हो गया था। वो लोग बाहर से खा के आए थे। फिर अंकल का मरहम पट्टी करते हैं। उसके बाद कल से नेक्स्ट ऑपरेशन चालू होता है। एज यूजुअली अंकल किरण फेई के साथ रुकते थे और उसके बाद वो फी को लेकर ही बाहर जाने लगे थे। अब जो आसपास के ब्रांच थे वहां पे सीजन ऑफिस जाने लगे थे। उसके बाद वांगजी और ये तीनों पुलिस स्टेशन जाने लगे थे। विंग भी बीच बीच में घर आता था, जब उसको मिशन पे जाना होता या किसी चीज के लिए जाना होता तो वो चला जाता, काम करके वो वापस आता और फे के साथ अपना टाइम स्पेंड करने लगा था। तो सभी चीजें फिर से वापस से पटरी पे चल रही थी। लेकिन इधर जियांगचिंग और विंग मिलकर वांगजी मिलकर के उस जाओमिया के खिलाफ बहुत सारे प्लानिंग कर रहे थे ताकि उसको पकड़ना था। उसके जितने भी लोकल लोग थे उन सबको पकड़ पकड़ के वो लोग अंदर कर रहे थे। और जो 2 पॉलिटिशियंस था, वो एक था वेन रूहान और दूसरा था मो सानू, उन लोगों को भी पकड़ना था। जिसके बाद ये लोग सबूत इकट्ठा करना स्टार्ट कर सीजन जो कि अब धीरे धीरे करके जियांगचिंग में इंटरेस्ट ले रहे थे और आना जाना लगा हुआ था। हालांकि उन दोनों में से किसी ने भी अपनी दिल की बात बताई नहीं थी, बट सीन बन रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांगजी और सीचन मिलकर के, जियांगचिंग मिलकर के इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे और वो लोग धीरे धीरे करके सभी दुश्मनों को पकड़ भी रहे थे। अब जो हमारा वांगजी था धीरे धीरे करके पहले मोसोन्यू को पकड़ता है, उसको पीटता है, कूटता है, सारा सबूत बाहर निकलवाता है। अब उसके बाद बारी थी हमारे वेन रूहान को भी पर्दा करने का। इसके लिए वो फिर जियांगचिंग के साथ में मिलकर कहता है कि हमें ऊपर से इसके सर्च वारंट लानी होगी तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो वो कहता है हम मैं ले आऊंगा। फिर इसके बाद हमारा जो वांगजी था वो मीडिया को पहले हायर करता है पप्राइजिंग करने के लिए। पप्राइजिंग करने के बाद फिर वो सर्च वारंट जब उसे मिल जाती है तो जियांगचिंग और वांगजी दोनों मिलकर उसके ऊपर सर्च वारंट लेकर पूरा ऑफिस खंगालते, सब कुछ करते हैं। प्लॉटिंग भी वही लोग करते हैं सबूत का। सर्च करते करते करने के साथ ही जब वो सामने में कोकिन्स वगैरह रख देते हैं और कुछ इलीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो उसके बाद हमारा वेन चाचा का भी काम तमाम कर दिया था इन लोगों ने। अब बच गई थी जाओमिया, जो कि इन सबसे बहुत ज्यादा खींच खाई हुई थी क्योंकि एक एक करके उनके सारे प्यादे हट रहे थे। अब उसके ऊपर से
हमारे वांग जी को जाओमिया आंटी से बदला भी लेना था, क्योंकि जो उसका प्यादा था जिसकी वजह से ये सारा कांड शुरू हुआ था, उसको भी कूटना जो था उसको। जाओमिया देखती है कि करके उसके छोटे बड़े जितने भी प्यादे वो सारे पकड़े गए थे, तो वो ना चाइना छोड़ने की तैयारी कर रही होती है। जैसे वो तैयारी कर रही होती है कि वहां पे विंग आ जाता है, क्योंकि विंग को पता चल गया था कि वो जाने वाली है। उनके भी कुछ ये थे, तो विंग और निहेसेंग आए थे। विंग और निहेसेंग ना पाए के पीछे छुप कर कहते, हम दोनों अंदर चले क्या? तो निहेसेंग कहता है, मुझे फाइट वाइट नहीं आती, मुझे बस गन चलानी आती है, अगर कुछ हुआ तो हम ऊपर पहुंच जाएंगे। विंग कहता, हाई कितना डरपोक हो तुम, इतना बोल करके। और वो सब पीछे जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके अंदर आते हैं। सबसे बचते बचाते जब अंदर जाता है विंग, और नी हिसेंग भाई साहब पकड़ा गया था। और ये वही गैंगस्टर था जिस जो हमारी आंटी थी ना जीसिया, उसका हस्बैंड था। वो उन दोनों को पकड़ता है और 2-4 पंच देने के बाद दोनों बेचारा हमारा हाथ पैर बांध के कुटा पिटा के बैठा हुआ था। फिर उसको पूछा जाता है, अब विंग को तो ट्रेनिंग पीरियड में सिखा दिया जाता है कि कुछ भी हो जाए तुम अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते, पर नी हिसेंग पिटने के बाद बोल देता है कि वो पुलिस से है। फिर सबको पता चल गया था कि विंग भी पुलिस में ही होगा। फिर वांग जी के पास कॉल जाता है। अब उसके बाद ये लोग अपना पुलिस यूनिफॉर्म वाला कपड़ा उतार देते हैं, और उसके बाद नॉर्मल यूनिफॉर्म पहन के क्रेज, वांग जी, जियांगचिंग तीनों अच्छे से। और जियांगचिंग ने तो सिर्फ एक ब्लैक हंग गंजी पहना था, जीन्स पहना था, और वो उसके घर के लिए रवानगी लेते। शाम का वक्त था। धीरे धीरे आकर के गन्स में ना सिलेंसर लगा करके सबको ठोकते जा रहे थे। और अंदर जैसे ही आते हैं, जहाँ पे देखते हैं कि विंग के ऊपर ना गन पॉइंट्स करके 4 बंदे ना इधर से उधर घूम रहे हैं, और वो जो लेडीज है ना वो वहां पे बैठी हुई है। जैसे उसे देखता है जियांगचिंग को, तो बड़ी बड़ी छू आ रहा था अपने भाई को इस हालत में देखते हुए। तो वांग जी कहता है, रुको, वो मेरा हस्बैंड भी है। उसके बाद फिर वो लोग धीरे धीरे करके सबको खत्म करते हुए अंदर आते हैं। अब क्रिस हमारा बाहर था बैकअप के लिए। वो दोनों जैसे ही अंदर आते हैं, तो पहले वो चारों को शूट कर देते दोनों पटक पटक। अब बच गया था वो गैंगस्टर और हमारी जाओमिया आंटी। जियांग सिंह कहता है, मैं उस आंटी को देखता हूँ, पहले तुम इस अंकल को देखो। फिर इतना बोलकर दोनों एक्सचेंज करते हैं जगह, और उसके बाद आते हैं और दोनों के साथ फाइट करने ही वाले थे कि जामिया आंटी तो भागने लगती, क्योंकि वो गैंगस्टर सबको गोली चलाने लगा था। वो लोग खंबे पाए के पास बच जाता है। फिर विंग को उठा लेता है वांग जी, तो जो छो उठा उसको, हम नहीं, लाइक हमारे हस्बैंड में वो खत्म करोगे तुम, रुक जाओ। उसके पैर में गोली मारता है, और उसके बाद विंग नीचे बैठता है, उसके शोल्डर पे गोली मारता है जो कि छू के निकल गया था। उसका फटाक से उसका मुंडी पे धर देता है और कहता है, ज्यादा लट कर रहे हो तुम, हाँ। आते ही उसे कूटना पिटना शुरू। और इधर जो हमारे जियांगचिंग था वो जामिया आंटी के पास आती हुई कहती है, क्यों इतने सारे लोगों के साथ इतना गलत करने के बाद अब मेरे एक आदमी को मरवाने के बाद तुम्हारा मन नहीं भरा? सौमिया आंटी कहती है, उसको मरना ही था, क्योंकि वो मेरा नाजायज बेटा था और उसने ऐसा फील्ड चुना था और मेरे खिलाफ ही सबूत इकट्ठा कर रहा था। इतना सुनना हुआ ही था कि वो तो शॉक्ड ही हुए थे, क्योंकि साउ सिंचेंग उसका बेटा था। अब ये सुनना हुआ ही था कि उसको और गुस्सा आ रहा था, क्योंकि साउ सिंचेंग हॉस्पिटल में मर गया था और सौमिया आंटी हमारी एक्सेप्ट भी कर रही थी कि हम उसकी मम्मी जी हैं। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान था। भले ही वो उसे अपना बेटा नहीं मानती थी, पर इंसान तो काफी अच्छा था ना। दैट्स वाई उसको बढ़िया से मार भी नहीं सकती थी, क्योंकि लेडीज थी ना। फिर उसके हाथ को हथकड़ी लगा दे रखा था, तुम्हें तो कानून सजा देगा, चलो। फिर अंकल को इधर वांग जी हमारा कूटे जा रहा है, क्योंकि भाई अंकल ने कोई भी कारनामा किया हो, थे तो उसके अंकल ना, फैमिली फैमिली होती है। कूट लेने के बाद कहता है, अपनी बीबी के साथ तो कभी अच्छा किया नहीं, मेरे अंकल के चलो तुम उसका जीना हराम करने के लिए तुम्हें मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। फिर उन दोनों को पकड़ के जेल लाया जाता है। फिर जेल में हमारे हंगन वांग जी मतलब इतनी कुटाई करते कि वो लोग तो भूल ही गए थे। फिर उन दोनों को सेंट्रल जेल भेजा जाता है, जहाँ पे जामिया आंटी को इतनी खूंखार लेडीज के बीच में फेंक दिया जाता है, जहाँ पे वांग जी ने डायरेक्ट कहा था, इस आंटी के साथ आपको जो करना है कर सकते हो, हमारी तरफ से खुला छूट है। भाई साहब उनको बुली करना स्टार्ट। इधर हमारे इस गैंगस्टर अंकल को भी उन लोगों ने खूंखार गुंडों के बीच में छोड़ दिया था, जहाँ पे इसको पहले दिन से खाना से लेकर के पानी तक सब चीज का फजीयत कर दिया था। उसके बाद फिर वो लोग विंग को और डी हिसेंग को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल लाते, जहाँ पे उनको कुटाई पिटाई लगा था, तो थोड़ा बहुत उन लोगों का थोड़ा मरहम पट्टी होता है। फिर सब लोग जब घर आते तो अंकल और सीचन सब परेशान थे। उन दोनों को ऐसी हालत देख करके अंकल सीचन सब भागते और सब एक दूसरे के गले लगे हुए थे, मतलब पूरा मंडली एक दूसरे के गला लगा हुआ था, और सब आउच आह ऊ कर रहा होता है, क्योंकि सबके हाथ पैरों में थोड़े थोड़े दर्द हो रहे थे। इवन क्रिस, वांग जी, जियांगचिंग सब आकर के सोफे पे पसर गए हुए थे। और हमारे सीचन कहते, तुम सब बैठो, मैं सबके लिए गर्म पानी लाता हूँ। फिर हमारे अंकल सबके ना पैर हाथ को साफ कर रहे थे, मतलब वांग जी का भी, जियांगचिंग का भी, विंग का भी, नी हिसेंग का भी, क्रिस का भी, और सीचन भी, सब कर रहे थे। कहते हाय हमारा घर और हमारे घर वाले, इतना बोल करके वो सबके पैर हाथ को साफ कर देते और दवाई ववाई लगा देते, सबको पेन किलर खाने के लिए देते, और सब ना उसे सोफे पे पड़े पड़े ही सो गए थे।
रात के टाइम पे सब सुबह के टाइम पे जब सबकी नींद खुलती है तो सब लोग की कमर भी दर्द कर रही थी कि यार सब सोफे पे परे परे सो गए थे, और अंकल और हमारा सीजन भी उधर ही लेट गया हुआ था नीचे में ही, जाओ आज रूम में कोई नहीं जाएगा। और पालने में हमारी बेबी सोई हुई थी। मॉर्निंग में जब फेरी रोती है ना तो विंग उठ जाता है और उस बेबी को लेकर के लोरी गा रहा था, लूलाबाई सॉन्ग, और उसको सुला रहा होता है। जिसके बाद अंकल, वांगजी, नीही सेन, क्रिस, टीचर सब देख रहे थे, क्योंकि विंग ना बिल्कुल ना था लड़के के बॉडी में, पर सारी चीज ना एक लड़की की तरह अच्छे से केयर कर रहा था। जिसके बाद सब लोग उसको नजर उतारते हुए कहते हाय मेरा फैमिली, और इतना बोल करके सब लोग देख रहे होते। विंग वापस से सबको सॉरी बेबी को सुलाने के बाद आके लेट जाता और कहता आज खाना हम बाहर से मंगा ले क्या? तो सीचन कहते हैं कहाँ से मंगाओगे? बोलो स्विगी से या जोमेटो से। तो जियांगचिंग कहता है स्विगी से मंगा लो, वहीं से ठीक रहेगा, या फिर जोमेटो से भी मंगा लो, बट मेरे लिए नॉनवेज मंगाना। फिर सब अपना अपना फरमाइश बता देता है और सीचन भी लाइक हाँ हाँ हस्बैंडवा जी तुम्हारे लिए हम नॉनवेज ही मंगाएंगे। फिर जब खाना आ जाता है तो सब लोग फ्रेश व्रेश होकर के खाना वाना खाते हैं। उसके बाद अंकल फे को दूध पिला रहे होते हैं, मंगजी और विंग अपने कमरे में होते हैं। नी सेंग और क्रिस पीठ के बल लेटे हुए आह आह कर रहे थे क्योंकि उसके पिछवाड़े में भाई साहब दर्द हो रहा था, और हमारा क्रिस नी सेंग का सेवा कर रहा था। उसके बाद सीचन जियांगचिंग से कहता है तो सब कुछ ठीक रहा? तो जियांगचिंग भी मुस्कुरा रहा होता है, कहता अब मुझे जाना होगा। तो सीचन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है रुक जाओ ना, रह जाओ ना। जियांगचिंग कहता है क्यों? तो सीचन कहता है वैसे माना कि हमारे घर में सिर्फ मर्दों की फैमिली है, बट मैं चाहता हूँ कि एक संख्या और बढ़ जाए। क्या तुम मेरे सीबीआई एजेंट बनोगे घर के? इतना सुनना हुआ ही था तो जियांगचिंग अपना गोगल्स ठीक करते हुए कहता फिर उसके बाद सीजन चिल्लाता है तो सारे लोग डर गए थे और सब बाहर भाग के आते, मतलब गेटी के पास सब मुंडी निकाल के देख रहे थे जहाँ पे जियांगचिंग मुस्कुरा रहा होता है, सीचन हमारा एक्साइटमेंट में कूद रहा होता है। उसके बाद फिर वो उसे गले लगा लेता है, फिर एक दूसरे को देख रहे होते तो अंदर से सब लोग चिल्लाते हैं किस तो करो, किस 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 किस। फिर सीचन और जियांगचिंग घर वालों को देखते हैं, फिर सीचन हमारा थोड़ा ढीठ होते हुए जियांगचिंग को किस करता है और कहता है तो बनोगे? फिर जियांगचिंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वो अंदर आते हुए कहता अंकल मैं, तो सभी लोग कहते हैं शादी मुबारक हो, शादी मुबारक हो, शादी मुबारक हो। इतना सुनना हुआ ही था तो कहता हाँ, कहता है हम जल्दी ही पेपर बनवा लेंगे, कोई बात नहीं, आज से तुम हमारे फैमिली मेंबर हो जियांगचिंग। और इतना बोल करके उसे घर के अंदर लाता। विंग भी खुश था, वांगजी भी खुश था अपने भाई के लिए, अंकल भी खुश थी और फे भी कर रही होती पालना में। तो इसी के साथ ये छोटा सा एक्सीडेंटल मैरिज वन शॉट यहीं पे हैप्पी एंडिंग के साथ में समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोगों को मुझे जरूर बताइए कमेंट्स करके। तब तक के लिए मिलते हैं नए वन शॉट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।